हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी एस्पायरेंट हैं सीआईबी के, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं ऑफिसर अड्डा के साथ। और इसके लिए मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ एबीएम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर मैंने कवर किया है आपका पूरा मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी। और उसमें आपके कवर होंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, जो कि आपको एग्जाम को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। तो अपनी तैयारी करिए ऑफिसर अड्डा के साथ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज यहाँ पर मॉड्यूल डी की मिनी मैराथन में शुरू कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट में यहाँ पे मिनी मैराथन का लेने वाली हूँ मॉड्यूल डी का। आज के पार्ट में जो कॉन्सेप्ट्स है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मॉड्यूल, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे 1 आवर में। और कल या परसों मैं आपकी लूंगी यहाँ पे मिनी मैराथन पार्ट 2, ठीक है, जिसमें मैं आपको फिर एमसीक्यूज कराऊंगी, राइट। और वैसे पेड बैच में, जो रिवीजन बैच हमारा पेड वाला चल रहा है, उसमें आपका मॉड्यूल डी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, पूरा थ्योरेटिकल मॉड्यूल है, ठीक है, तो मॉड्यूल भी जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर मैं आपको केस स्टडीज कराऊंगी पेड बैच में। बट यहाँ पर अभी हम लोग आज थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करें, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट मॉड्यूल है ये मॉड्यूल डी, काफी ज्यादा, राइट। इसमें देखिए एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, जो मॉड्यूल डी है ना, इसमें हर एक चैप्टर में टोटल इसमें आपके 7 चैप्टर है, राइट। हर चैप्टर में, लास्ट वाले चैप्टर को अगर मैं थोड़ा हटा दूं, हर एक चैप्टर में एक ही चीज बार बार रिपीट होती है। क्या है? कंप्लायंस क्या है, कंप्लायंस रिस्क क्या होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली बैंक में, कौन किसको रिपोर्ट करता है बैंक में, ठीक है। नॉर्मली सेम सेम चीजें यहाँ पे बार बार रिपीटेशन है, ठीक है। हर एक चीज मतलब बार बार रिपीटेशन है। पूरे के पूरे जो 7 चैप्टर है आपके, बार बार आपको एक वही चीज यहाँ पे रिपीटेशन में देखने को मिलेगी कि कंप्लायंस क्या होते हैं, कंप्लायंस रिस्क क्या होते हैं, ठीक है। बैंक में फ्रॉड एंड विजिलेंस किस तरीके से काम करता है, ठीक है, वो आपका लास्ट वाला चैप्टर है। लगभग हर चैप्टर में कॉमन चीजें हैं, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट दी मॉड्यूल डी। काफी इंपोर्टेंट मॉड्यूल है और पूरा का पूरा थ्योरेटिकल मॉड्यूल है, और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम को क्लियर कराने। मॉड्यूल डी आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। सेम ऐसे ही मॉड्यूल डी में भी आपको, ठीक है, इजी है बिल्कुल। विसिल ब्लोअर पॉलिसी पढ़नी है, जीआरसी फ्रेमवर्क पढ़ना है, कंप्लायंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप की कंप्लायंस, रिस्क क्या होते हैं, फ्रॉड क्या है, विजिलेंस क्या है, अगेन एंड अगेन वही सेम चीज है। तो उसी को थोड़ा सा समराइज फॉर्म में यहाँ पे मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एलओडीआर रेगुलेशन वगैरह क्या है, ये सारी आपको इसमें कवर करनी है, ठीक है। तो इजी है, आसानी से आप कर लोगे, और कहीं ना कहीं ये जो है आपको काफी ज्यादा मार्क्स दिलाने में आपको हेल्प करेगा। तो लगभग अगर आप मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी अच्छे से कर लिया आपने, तो ये दोनों मॉड्यूल मिलके आपको इजीली 50 नंबर तो दिलाई दे, इजीली इजीली, ठीक है। इस बार भी जो वेटेज था बी का ज्यादा था और डी का लगभग 25 नंबर के आसपास था, बट बी का वेटेज बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, राइट, दीज ऑल आर दी 7 चैप्टर। देखिए ये टोटल आपकी 7 चैप्टर है। कंप्लायंस फंक्शन इन दी बैंक, कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इशू एंड कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस कल्चर एंड जीआरसी फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल ऑफ सीसीओ इन दी बैंक, एनबीएफसी एंड फ्रॉड एंड विजिलेंस। हर चैप्टर में ये दिया गया है कि कंप्लायंस क्या है, सीसीओ का क्या ड्यूटीज होती है, डुअल रेटिंग क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या ड्यूटीज है, राइट, ऑडिट कमिटी क्या करती है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, कब कौन किसको सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, मंथली सर्टिफिकेट, क्वार्टरली सर्टिफिकेट, सारे चैप्टर में एक वही सेम चीज है, ठीक है। एनबीएफसी वाले में थोड़ी सी स्लाइटली थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। अगेन सीसीओ के बारे में फिर वही रिपीटेशन है। तो ये दो चैप्टर थोड़े से डिफरेंट है, अदरवाइज अगर मैं 4-5 चैप्टर की बात करूं तो हर चैप्टर में एक ही एक सेम चीज है, ठीक है। पेड में ऑलरेडी रिवीजन बैच में मैं आपको 26 वाला चैप्टर करा चुकी हूँ, फिर हम लोग ये करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे, ठीक है।
राइट। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले फुल फॉर्म पे देखिए, क्योंकि फुल फॉर्म पे हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, BCSBI का फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, IBA का क्या है? इंडियन बैंक एसोसिएशन। FEDI का क्या है? फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, FIMDA का क्या है? द फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। BCSBS का है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो हो सकता है फुल फॉर्म पे भी एक आध क्वेश्चन आपका आ जाए। तो पहले तो आपको फुल फॉर्म याद करना है। ठीक है, लगभग इस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो मैं यहाँ पे आपकी करा दूंगी। ठीक है, अभी देखिए वॉल्यूम अभी ठीक होगा। BCSBI का फुल फॉर्म है यहाँ पे द बैंकिंग कोर्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। IBA है द इंडियन बैंक एसोसिएशन। FEDI है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। FIMDA है द फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देन BCSBI दैट इज बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। राइट, इसके बाद आते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहला टर्म है यहाँ पे कंप्लाइंस। राइट, कंप्लायंस का मतलब क्या है? यहाँ पे कंप्लायंस का मतलब होता है दैट इज जब आप रूल रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। कोई भी रूल है, RBI का सर्कुलर है, इंटरनल सर्कुलर है, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हैं प्रॉपरली तो उसे कहते हैं कंप्लायंस। ठीक है ना, दैट इज अ कंप्लायंस। राइट, अभी देखिए, अभी आई थिंक वॉइस अभी ठीक आ रही होगी, प्लीज बताइएगा मुझे अभी वॉइस एकदम ओके है। राइट, इसके बाद आता है कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क क्या है? अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करेंगे, वॉइस देखिए अभी ठीक है प्रॉपर, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे देखिए अगर आप कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो बैंक है उसे कंप्लायंस रिस्क का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसे नॉर्मली कंप्लायंस रिस्क का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा होता है। सो बेसिकली कंप्लायंस रिस्क का मतलब यहाँ पे क्या है? राइट, दैट इज अ लीगल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, मे बी फाइनेंशियल रिस्क, एनिलेशन रिस्क। एनिलेशन रिस्क का क्वेश्चन इस बार आया था, जिसमें कंप्लीटली जो बिजनेस है वो शट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के रिस्क है, उनका सामना बैंक को करना पड़ता है। और आपने देखा कितने सारे कोऑपरेटिव बैंक जो है वो नॉर्मली शट डाउन भी हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ठीक है, क्योंकि वो RBI के कंप्लायंसेस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फंक्शन ऑफ कंप्लायंस। तो कंप्लायंस करता क्या है? बेसिकली कंप्लायंस यहाँ पे क्या करता है, ये प्रॉपरली जितने भी स्टैचुटरी प्रोविजंस हैं, राइट, उनका प्रॉपरली ऑब्जर्व करता है उनको। ठीक है ना, लॉज, स्टैंडर्ड, इन सब का कहीं ना कहीं रोल है। हर एक बैंक की अपनी कंप्लायंस पॉलिसी है, सारे बैंकों की है, जिसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में दिया रहता है, कंप्लायंस प्रोग्राम के बारे में दिया रहता है, कंप्लायंस पॉलिसी को 1 साल में एक बार रिव्यू किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लायंस पॉलिसी में ऑलरेडी दी होती है, सारे बैंकों की अपनी, बट लगभग सभी की कॉमन है। ठीक है, आप अपने बैंक की निकाल के देखिएगा, उसमें भी ये लिखा होगा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, कैसे राइट, CCO का क्या काम होता है, पॉलिसी कब रिव्यू होती है, सिंपल सारी चीजें वही की वही होंगी। राइट, इसके बाद आता है यहाँ पे आपका कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क क्या है यहाँ पे? अगेन वही कि अगर आप लॉज रेगुलेशन का पालन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली कंप्लायंस रिस्क है ना। जैसे घर में क्या होता है, घर में अगर हम पेरेंट्स की बात नहीं माने तो क्या होता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। राइट, सेम यहाँ भी वही है, अगर आप RBI की बात नहीं मानोगे, इंटरनल सर्कुलर लॉज रूल रेगुलेशन नहीं मानोगे, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, कंप्लायंस का सिग्निफिकेंस क्या है? ऑफ कोर्स बहुत सिग्निफिकेंस है। कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस जो होते हैं ना, ये आपको यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस लेके आते हैं, डिविएशन बहुत कम होता है। ठीक है, प्रैक्टिसेस जो है वो एकदम यूनिफॉर्म हो जाती है, डिविएशन नहीं होता, सारी चीज़ें प्रॉपरली चलती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप रूल का रेगुलेशन का पालन करोगे तो बैंक में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छे से चलती है, और इट कैन ब्रिंग दी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? जहाँ पर टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखता है, सही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना। ठीक है,
तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस है। इसके बाद आता है आपका कि इसका बाकी के कंप्लायंस रिस्क, डेफिनेटली आपके सारे रिस्क, चाहे वो ऑपरेशनल हो, चाहे वो एनालिशन हो, रेपुटेशनल हो, सभी के चांसेस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है अगर आप कंप्लायंस को फॉलो नहीं करते। ठीक है, ऑपरेशनल मतलब मे बी ड्यू टू एनी इंटरनल और मे बी एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, अगर आपके बिजनेस इम्पैक्ट कर जाए। एनालिशन रिस्क मतलब बिजनेस पूरा कंप्लीटली शट डाउन हो जाए। रेपुटेशनल रिस्क कि कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा चीज़ जो आपने फॉलो नहीं किया हो, उसकी वजह से आपकी जो बैंक की इमेज है वो टार्निश हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं आपके ये सारे रिस्क। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या है? दैट इज रिजल्टिंग मे बी ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस और मे बी द एक्सटर्नल इवेंट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इंटरनल इवेंट और मे बी एक्सटर्नल इवेंट, राइट। किसी की वजह से जो बिजनेस है, डे टू डे ऑपरेशन है, वो इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, लीगल रिस्क है अगर कोई ऐसा लॉ, ऐसा रूल रेगुलेशन आए और लिटिगेशन आए या जजमेंट आए जिसका आपने फॉलो नहीं किया हो। ठीक है, सो दैट इज द चांसेस ऑफ लीगल रिस्क। रेपुटेशनल अगेन वही है जो आपकी बैंक की इमेज को डैमेज कर दे। और एनालिशन रिस्क का मतलब क्या है यहाँ पे? दैट इज जब आपका जो बिजनेस है, राइट, जो कंपनी है या बिजनेस है वो कंप्लीटली शट डाउन हो जाए, कोलैप्स हो जाए। ठीक है, ऐसा कई कंपनीज के साथ हुआ भी है कि जब प्रॉपरली जो फॉलो नहीं करते रूल रेगुलेशन, तो कई बार कंप्लीटली बिजनेस शट डाउन हो जाता है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे बिजनेस रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क। ठीक है, बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? अगेन जो जैसे आपका प्रॉफिटेबिलिटी पे या फिर ऑपरेशन पे कोई इम्पैक्ट पड़े किसी भी डिसीजन का। स्ट्रेटेजिक रिस्क भी होता है कि आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिसकी वजह से एडवर्स बिजनेस डिसीजन, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी में इम्पैक्ट पड़े, राइट। डुअल हेडिंग, ये वर्ड पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। डुअल हेडिंग का देखिए मतलब क्या होता है कि जो सीसीओ है ना, ठीक है, डुअल हेडिंग दैट इज जो सीसीओ है इनको डुअल हेडिंग अलाउड नहीं है। डुअल हेडिंग का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल रोल प्ले करना। जैसे बैंक में कैसा होता है कि अगर जीएम ट्रेजरी छुट्टी पे है तो उनकी जगह कई बार जीएम एचआर को ऑल्टरनेटिव जीएम बना दिया जाता है। बैंक में ऐसा होता है नॉर्मली, बट सीसीओ के केस में क्या है, इन्हें कभी भी, कि ये जीएम ही होते हैं बट इन्हें कभी भी किसी का भी रोल इन्हें नहीं दिया जाता, ना इनका रोल किसी को दिया जाता है ना इनको दिया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है, ओनली वन इंडिविजुअल एक्ट इन, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड फॉर सीसीओ, जहाँ पे एक पर्सन दो रोल प्ले कर रहा हो। ये कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, राइट, जब तक कि बहुत इमरजेंसी ना हो। ओनली एडवाइजरी पोजीशन ही कैन गिव, बट ये कभी भी किसी कमिटी के मेंबर नहीं बन सकते, नॉट अलाउड, टोटली नॉट अलाउड। ठीक है, इनके लिए ये चीज़ अलाउड है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आता है, बेसिकली डुअल हेडिंग जो है वो आपकी अलाउड सीसीओ के लिए नहीं है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अगर जहाँ पर मैं मेंबर हूँ, जिस भी डिपार्टमेंट की मैं मेंबर हूँ, मैं उनकी गलती ऑफकोर्स मैं बता ही नहीं पाऊंगी, है ना, क्योंकि मैं वहाँ पे ही मेंबर हूँ। अगर मैंने ट्रेजरी में भी काम किया है, मैंने रिस्क में भी काम किया है, तो डेफिनेटली वहाँ पर मैं गलतियाँ नहीं, अपनी गलतियाँ कौन निकालता है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आपका आ जाता है सीसीओ, इसीलिए वो नहीं अलाउड होता है। डुअल हेडिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, मैं यहाँ पे ना लाइट बंद करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही है। लाइट्स की वजह से एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। इतनी लाइट एक्चुअली आएगी, थोड़ा सा मैंने कम करने की कोशिश की है लाइट को, बट काफ़ी ज़्यादा लाइट ऑलरेडी आ रही है, काफ़ी ब्राइटनेस है। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आप लोगों को आई थिंक थोड़ा सा, मैं यहाँ पढ़ के बता दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मली इंस्पेक्शन एंड ऑडिट फाइंडिंग कई बार की जाती है, ठीक है, राइट। यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी फॉलो किया जाता है और कहीं ना कहीं कंप्लायंस डिपार्टमेंट का काम होता है सारे रूल रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, राइट।
यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला यहाँ पे पॉइंट है कि नॉर्मली जो कंप्लायंस रिस्क है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपका एक सेकेंड, राइट, यहाँ पे जो कंप्लायंस रिस्क है उसको मिटिगेट करना ऑर्गेनाइजेशन का काम है, पहली चीज। दूसरा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, सीसीओ जो है ही कैन बी द पार्ट ऑफ ओनली दीज कमिटीज, ठीक है। सीसीओ जो है वो केवल 4 कमिटी के पार्ट बन सकते हैं, दैट इज प्रोडक्ट कमिटी, ठीक है, क्रेडिट रिस्क कमिटी, कमिटी फॉर ऑपरेशन एंड ऑडिट कमिटी, ठीक है। तो ये केवल 4 कमिटी के मेंबर बन सकते हैं। ऑडिट कमिटी के, राइट, कमिटी फॉर ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एंड न्यू प्रोडक्ट कमिटी, ओनली 4 कमिटी के पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट कमिटी के अदरवाइज ये किसी और कमिटी के पार्ट नहीं बन सकते। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीसीओ जो है ये केवल, बिल्कुल ये केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं डिस्कशन करा रही हूँ, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीसीओ जो है वो केवल 4 कमिटी के पार्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट, क्रेडिट रिस्क, सीओआरएम एंड एसीबी। न्यू प्रोडक्ट कमिटी के केस में उनको 6 महीने तक मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कंप्लायंस का काम होता है कि लीगल ऑपरेशनल ये सारे रिस्क को देखना, ठीक है। नॉर्मली सीसीओ का और क्या काम होता है, आरबीआई के साथ में डिस्कशन वगैरह करना, ठीक है, प्रॉपरली सारी चीजों को कंप्लाई कराना, राइट। यहाँ पे देखिए मंथली रिपोर्ट जो है वो कंप्लायंस रिस्क के ऊपर सीसीओ को देनी पड़ती है, सीनियर मैनेजमेंट को, ठीक है। कहीं भी कोई कंप्लायंस फेलियर होता है वो भी देखना पड़ता है सीसीओ को, राइट, और उसको मिटिगेट करना, ठीक है, रिस्क को मिटिगेट करना, ठीक है, कंप्लायंस को प्रॉपरली फॉलो कराना। अगर कोई ओवरसीज ब्रांच है तो वहां पे लोकल लॉस को फॉलो कराना, ये भी काम सीसीओ का ही होता है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट। कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग का क्या काम है, देखिए इनका काम होता है कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग का, कि कहीं पर भी ये देखना कि कहाँ पे कंप्लायंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। टेस्टिंग करना, किसी भी रैंडम ब्रांच में जाके, जोनल ऑफिस में जाके किसी भी तरीके से कंप्लायंस टेस्टिंग करना और ये देखना कि क्या हमारा बैंक प्रॉपरली कंप्लायंस फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा, ठीक है, इरेगुलरिटीज को रिपोर्ट करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट बनाना, उसमें देखना कि कितने कंप्लायंस हमने फॉलो करे हैं और कितने नहीं किए, ठीक है। इसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। अगर देखिए कस्टमर के साथ अगर एम्प्लॉय की ब्रांचेस में फेयर डीलिंग नहीं है, ठीक है, मैं पार्ट 2 इसका कल या परसों कराऊंगी जिसमें मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फेयर डीलिंग इसमें देखी जाती है कि क्या एम्प्लॉयज जो हैं वो प्रॉपरली कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, किसी से रिश्वत तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये चीजें चेक की जाती है। कंप्लायंस प्रोग्राम रिव्यू में क्या होता है, दे शुड हैव द कंप्लायंस प्रोग्राम दैट आउटलाइन द प्लान्ड एक्टिविटी। पूरे इसमें एक हाफ ईयरली या ईयरली एक प्रोग्राम होता है जिसमें डिसाइड होता है कि ये सारी चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, राइट, एनुअल कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट किया जाता है साल में एक बार, जिसमें देखा जाता है कि क्या बैंक ने कंप्लायंस फॉलो किए हैं नहीं किए हैं, ठीक है। कंप्लायंस मैनुअल हर एक बैंक में होता है जिसमें लिखा होता है, ठीक है, कि क्या आपको क्या चीजें फॉलो करनी है क्या नहीं करनी। कंप्लायंस ऑफिसर्स अथॉरिटी, सीसीओ जो है, ठीक है, सीसीओ इनकी की पूरी अथॉरिटी होती है कि ये देखना कि बैंक प्रॉपरली कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहा है या कर रहा है। अगर कोई भी ब्रांच कोई भी जोनल ऑफिस नहीं कर रहा है तो उसको सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, ये काम होता है सीसीओ का। हालांकि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, और ये क्वेश्चन इस बार आया था, ठीक है। कंप्लायंस की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होती है, बीओडी की, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं सीसीओ को अपॉइंट करते हैं उनके बिहाफ में। इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, इनका काम है डिविएशन देखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एलओडीआर, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस क्या होती है, ये कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिलिटी लेके आती है, ठीक है, कि आपको कोई भी स्टेटमेंट बनाने के पहले, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, बैलेंस शीट हो, किन चीज़ों को आपको इनकॉर्पोरेट करना है, डिस्क्लोज करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही एलओडीआर में भी है। अगर कोई कंपनी सेबी में
रजिस्टर्ड होती है एनएससी बीएससी के लिए, ठीक है, लिस्टेड होती है, तो उन्हें कुछ एलओडीआर रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, सबको मतलब, ठीक है, जितनी भी कंपनीज हैं सबको, राइट। नाउ दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीसीओ, ठीक है। पहली चीज, इनका जो टेन्योर है, ये क्वेश्चन आया था, टेन्योर इनका 3 साल का होता है, मिनिमम 3 साल, ठीक है। इसके बाद आया था मेड बाय दी ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड और एमडी एंड सीईओ, अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है, ठीक है, ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड करता है या एमडी एंड सीईओ करते हैं, किसकी सलाह से करते हैं, आरबीआई की सलाह से, ठीक है। ट्रांसफर एंड रिमूवल वैसे अलाउड नहीं है, केवल कुछ एक्सेप्शनल सर्क्यूमटेंसेस में किया जा सकता है, ठीक है, बट विद द परमिशन ऑफ द आरबीआई, राइट। और एलिजिबिलिटी क्या है, सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, कम से कम जीएम रैंक के, एज 55 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओवरऑल 15 साल का एक्सपीरियंस जिसमें से 5 साल रिस्क लीगल ऑडिट का होना चाहिए, एबिलिटी टू जज। सिलेक्शन देखिए इसमें क्या है, सिलेक्शन इसमें ये है कि जो भी सीसीओ है, ठीक है, उन्हें प्रॉपर जजमेंट लेना आना चाहिए, डायरेक्टली रिपोर्टिंग एमडी एंड सीईओ को होती है, राइट। इसमें देखिए हर एक बिजनेस वर्टिकल, जैसे चाहे वो रिस्क है, ट्रेजरी है, एचआर है, ठीक है, हर किसी से प्रॉपरली यहाँ पे इनको, ठीक है, देखना है कि वो फॉलो कर रहे हैं, और कोई रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इनकी नहीं है, इन्हें किसी को रिपोर्ट नहीं करना, इनको केवल सीएमडी को रिपोर्ट करना है, इनकी रिपोर्टिंग किसी को भी नहीं होती, या तो ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड को है या फिर केवल सीएमडी को है, अदरवाइज इनकी रिपोर्टिंग किसी को भी नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल टू बी रिव्यूड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, परफॉर्मेंस अप्रेजल को कौन रिव्यू करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ड्यूटीज क्या है इनकी, रूल रेगुलेशन देखना, ठीक है, कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज वगैरह देखना, प्रॉपरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना कि कहाँ पे कंप्लायंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कंप्लायंस टेस्टिंग कराना, अगर कहीं पे भी कंप्लायंस फेलियर है, ब्रीचेस है, तो उसको ऑब्जर्व करना और रेक्टिफाई कराना, ठीक है, ये काम सारा सीसीओ का है, तो काफी अच्छी खासी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, ठीक है। डुअल एटिंग यस इनके केस में अलाउड नहीं है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि सीसीओ अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एमडी एंड सीईओ यहाँ पे प्रॉपर देखते हैं कि कंप्लायंस फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। सीसीओ का काम है ये देखना कि आरबीआई के जो भी सर्कुलर है, आरबीआई की जो भी गाइडलाइन है, ठीक है, क्या वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। प्रॉपर रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाना और उसको फॉलो करवाना, राइट। इसके बाद आते हैं आपके आरबीआई, ये क्या है, इंटरनल ऑडिट, इनका काम क्या है, इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट करना और ये देखना कि कहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ रही है, डेविएशन कहाँ पे है, अगर कहीं पे डेविएशन है, ठीक है, तो उस डेविएशन को करेक्ट करना, राइट। इसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, HIE, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, इनका काम है प्रॉपरली ऑडिट को कंडक्ट करवाना, केवल कंडक्ट ही नहीं करवाना बल्कि उसमें जो भी निकल के आता है डेविएशन उसको भी करेक्ट कराना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड, इनकी भी काफी ज्यादा जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही पार्ट होते हैं। इनकी जिम्मेदारी है इंटरनल ऑडिट को प्रॉपरली कंडक्ट करवाना, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट को भी कंडक्ट कराना, एक्सटर्नल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन, डिसमिसल वगैरह देखना, जो भी ऑडिट रिपोर्ट है उसको रिव्यू करना, देखना कि कहाँ पे डिविएशन है, उस डिविएशन को ठीक करना। इनकी मीटिंग होती है वंस इन अ क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर में एक बार। अब आते हैं यहाँ पे HIE, हेड ऑफ दी ऑडिट डिपार्टमेंट, इनका भी टेन्योर है मिनिमम 3 साल का, नॉलेज होनी चाहिए इनको ऑडिट, अकाउंटिंग, बैंकिंग, ऑपरेशन वगैरह की, ठीक है। वंस इन अ क्वार्टर मीटिंग होनी चाहिए इनकी, वंस इन अ क्वार्टर में, और इनका काम भी यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह देखना, ऑडिट करवाना, ऑडिट रिपोर्ट को चेक करना और कोई डिविएशन हो तो उसको करेक्ट करना। नाउ दिस इज द पॉइंट जहां पर आप देख सकते हो जो बैंक में कंप्लायंस फंक्शन है वो कैसे एक दूसरे को रिपोर्टिंग करता है। देखो ब्रांचेस जो है ना, ब्रांच में ब्रांच मैनेजर होता है, कंप्लायंस ऑफिसर, ये रिपोर्ट करता है कंप्लायंस ऑफिसर जो भी ZOR RO में होता है, नॉर्मली स्केल 3 या स्केल 4 का होता है, ठीक है। उनको ये बताते हैं कि ये कंप्लायंसेस हमने फॉलो किए, ठीक है। RO एंड ZO का CCO
सीसीओ को सीईओ जो होता है वो सीसीओ को रिपोर्ट करता है और ये सीसीओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। इसके अलावा ओवरसीज ब्रांचेस भी हैं। अब ओवरसीज ब्रांचेस में नॉर्मली या तो लोकल ऑफिसर होता है उसी कंट्री का, या फिर इंडिया बेस्ड ऑफिसर होता है स्केल 3 स्केल 4 का, जो सीसीओ को बताता है कि उन्होंने कंप्लायंस को कर लिया है, लोकल कंप्लायंस को भी और बैंक के कंप्लायंस को भी। इसके अलावा कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं एचओ में, ठीक है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है, राइट। जैसे ट्रेजरी में है, रिस्क में है, ऑपरेशन में है, एचआर में है, ये लोग, इनके जो कंप्लायंस ऑफिसर है ज्यादातर स्केल 3 स्केल 4 के होते हैं, ये भी सीसीओ को रिपोर्ट करते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, जो ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड है ये सीसीओ से क्वार्टरली मिलना इनका जरूरी है, 1-to-1 बेसिस, ठीक है, विदाउट द एब्सेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। कोई भी नहीं होना चाहिए वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह से, ठीक है। इनका काम होता है चेक करना सीसीओ के साथ कि क्या वो अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द फ्रेमवर्क इन दी बैंक, राइट। इसके बाद आता है आपका, ये क्वेश्चन जरूर इस बार आएगा देखना, ठीक है। इसमें कंप्लायंस सर्टिफिकेट, राइट। जो ब्रांचेस हैं वो अपना कंप्लायंस देती है आरओ एंड जेडओ को। कब देती है? क्वार्टरली देती है, विद इन 5 डेज, ठीक है। आरओ एंड जेडओ अपना कंप्लायंस सर्टिफिकेट देते हैं किसको? सीसीओ को देते हैं कि हाँ हमने पूरे कंप्लायंस फॉलो कर लिए हैं। कब देते हैं? क्वार्टरली, विद इन 10 डेज। तो ये भी क्वार्टरली 5 और ये 10, ठीक है। इनकी पीरियडिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। फंक्शनल डिपार्टमेंट जो है ये देते हैं अपने सीसीओ को, अगेन वही 10 डेज। बट जो ओवरसीज ब्रांचेस है ना, ये अपना सर्टिफिकेट देती है मंथली बेसिस पे, ठीक है, मंथली विद इन 5 डेज। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं, मुझे ऐसा आ रहा है फील कि ये क्वेश्चन आपका आएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन निकल के आ सकता है। कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा, और आईआईबीएफ ज्यादातर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही पूछता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन वो दे देगा कि क्वार्टरली है, विद इन 5 डेज है, विद इन 10 डेज है, ठीक है, विद इन 7 डेज है, मंथली है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आपको इजी लग रहा होगा, बट जब आप 4 ऑप्शन मैं आपके रखूंगी ये क्वेश्चन, अगर आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन टाइप का लगेगा। तो आईआईबीएफ ज्यादातर ऐसे कंफ्यूजिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। तो आई कैन फील यहाँ से क्वेश्चन आपका बन के आ रहा है अच्छा खासा, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप एटलीस्ट बहुत डीप में जाके भले ही मत पढ़ो, बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, राइट, इनमें है क्या क्या चीजें दी गई है, किसके बारे में ये, ठीक है। बहुत जरूरी नहीं है आप डीप में जाओ कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे AS5 आपको क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आपने कोई भी प्रायर पीरियड आइटम जो आप डिस्क्लोज नहीं कर पाए हैं वो आप अभी कर सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है, इन दी बैलेंस शीट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बताता है कि आपका जो रिवेन्यू है वो 3 चीजों से जनरेट होता है, तभी वो रिवेन्यू माना जाता है, सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज से, या फिर डिविडेंड या रॉयल्टी से। एम्प्लॉय बेनिफिट, अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं एम्प्लॉइज के ऊपर, चाहे वो सैलरी पे हो, चाहे वो कोई सा भी बेनिफिट हो, आपको हमेशा डिस्क्लोज करना है। सेगमेंट रिपोर्टिंग, आपकी अगर बिजनेस सेगमेंट है या ज्योग्राफिकल है, आपको रिपोर्ट करना है। रिलेटेड पार्टी, जो भी खर्चा रिलेटेड पार्टी पे हो रहा है कंपनी का, डिस्क्लोज करना है, ठीक है। ब्राइटनेस, एक्चुअली लिटरली मुझे भी लग रहा है काफी ज्यादा आ रही है ब्राइटनेस, मैं कोशिश भी कर रही हूँ, बट कोई है भी नहीं अभी यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। ब्राइटनेस मुझे भी लग रहा है बहुत ज्यादा आ रही है ब्राइटनेस, कोई बात नहीं, मैं इसकी PDF आपको अटैच करा दूंगी, ठीक है। AS21 में क्या है यहाँ पे? CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिडरीज के ऊपर कंपनी जो भी खर्चा कर रही है वो नॉर्मली, ठीक है, डिस्क्लोज करना जरूरी है। 23 क्या कहता है? जो भी खर्चा आप एसोसिएट पे कर रहे हो, जो आपके माइनॉरिटी स्टेक है जहाँ पे, वो भी आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। 22 कहता है कि बैंक शुड अकाउंट फॉर टैक्सेस ऑन इनकम एंड डिस्क्लोज द अमाउंट इन फाइनेंशियल, चाहे DTA हो चाहे DTL हो, आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है, राइट। 25 कहता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपको अपनी फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, भले ही आपको बहुत डीप में याद ना हो, ठीक है, इस बार कोई क्वेश्चन आया नहीं था बट इस बार आ सकता है,
ठीक है, पिछली बार नहीं आया था। तो 5, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25 ये आपको याद होने चाहिए कि है क्या इनमें। ठीक है, इसके बाद आते हैं LODR। इस बार जो क्वेश्चन आया था वो केवल फुल फॉर्म पे था कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इजी है, बट शायद इस बार आपसे LODR वो पूछ ले। ठीक है, जैसे इसमें भी वही है, बहुत डीप में नहीं याद रखना, बट एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, रेगुलेशन 29 कहता है आपका कि अगर कोई भी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करने वाली है, ठीक है, ये मैं आपको पेड में भी इसको मैं अटैच करूंगी समरी को, तो डोंट वरी। ठीक है, ये समरी आपकी पेड बैच में अटैच रहेगी। ठीक है, और ये मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर भी चुकी हूँ टेलीग्राम वगैरह पे भी, तो ये समरी आपकी मैं अटैच करूंगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए रेगुलेशन 29 जो है ये कहता है प्रायर इंटीमेशन के बारे में। प्रायर इंटीमेशन मतलब कि कंपनीज अगर कोई भी मीटिंग करने वाली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ठीक है, रिलेटेड टू एनीथिंग, उनको सेबी को 2 दिन पहले बताना जरूरी है। और फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं तो कम से कम 5 दिन पहले बताना जरूरी है। दे हैव टू इंटीमेट। 30 कहता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको डिस्क्लोज करनी ही है। ठीक है, जो बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, राइट। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो काम की नहीं हो तो मत डिस्क्लोज करो। तो ये पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है। 46 कहता है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर दिखाना कंपलसरी होती है विद इन दी 2 days ऑफ द चेंज। 47 कहता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट है या कोई भी मैसेज आप देना चाहते हैं, ठीक है, राइट, तो वो आपको पब्लिश करना न्यूज़पेपर में जरूरी है, 1 लोकल एंड 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर में। तो ये 4 LODR के रेगुलेशन आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी श्रीषा, मैं आई शेयर। ठीक है, और ये रेगुलेशन है, शायद इन पे क्वेश्चन इतना नहीं आए मे बी। ठीक है, और ये बहुत डिटेलिंग में दिए भी नहीं है आपके चैप्टर में। ठीक है, और थोड़े टफ भी है याद करना। अब आते हैं NBFC के ऊपर, राइट। NBFC का सबसे पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर याद कर लेना है कि बेस लेयर है जितनी भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, और डिपॉजिट टेकिंग जिनका असेट साइज 1000 करोड़ से कम है। ब्राइटनेस बहुत आ रही है, दिख नहीं रहा, स्टूडेंट ना कंप्लेन कर रहे हैं। अभी ब्राइटनेस देखिएगा, यहाँ पे ठीक आ रही है। अभी ब्राइटनेस देखिएगा, प्लीज बताइए मुझे एक बार, विजिबल है स्क्रीन प्रॉपरली? अभी ठीक है थोड़े, हैं ठीक है, आई थिंक अभी नाउ इट इज ओके। ठीक है, तो NBFC में देखिए क्या होता है, NBFCs की 4 लेयर में RBI ने डिवाइड किया है, राइट। दैट इज बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। ठीक है, बेस लेयर क्या होती है, जितनी भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं वो आती हैं बेस लेयर में। डिपॉजिट टेकिंग जिनका असेट साइज 1000 करोड़ से कम है। मिडिल में कौन सी आती है, जिनका असेट साइज 1000 करोड़ से ऊपर है, ऑल डिपॉजिट टेकिंग। अपर लेयर में कौन सी आती है, टॉप की 50 NBFCs। ठीक है, और ये टॉप लेयर जो है ये अभी खाली है, इसमें अभी कोई सी भी NBFCs नहीं आती। तो RBI ने फिलहाल ये जो कैटेगरी है इसको अभी खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर, टोटल 5 नंबर की केस स्टडी यहाँ से आपके BRBL में जरूर आई थी। ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें भी दी गई हैं। सो दिस इज द बेस लेयर, P2P, AA, NOHFC ये सब बेस लेयर में आती है। ठीक है, CIC, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, IFC ये सारी मिडिल में आती है। ठीक है, ये सो दीज ऑल आर दी क्राइटेरिया। NOF कितना है, 10 करोड़ हो चुका है, पहले 2 करोड़ था कि मिनिमम अगर कोई भी कंपनी राइट लिस्टेड NBFC की उसमें आना चाहती है तो कम से कम उनका NOF जो है, MOF मिनिमम जो फंड है दैट शुड बी 10 करोड़ नाउ, पहले 2 करोड़ थी लिमिट, राइट। नाउ दीज आर दी गाइडलाइन जो RBI ने दी है। गवर्नेंस अलग है, कैपिटल अलग है, प्रूडेंशियल अलग है,
ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है प्रूडेंशियल में कि एनबीएफसी यूएल को सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर में ध्यान देना है, लिमिट सेट करनी है। कितनी लिमिट सेट करनी है ये नहीं दिया, बट लिमिट सेट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, राइट। इसके बाद यहाँ पे रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन आते हैं लोन के ऊपर कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना उनको आपको लोन्स नहीं देना है, प्रॉपरली परमिशन से देना है आरबीआई के, स्पेशली फॉर यूएल एंड एमएल। पहले क्या होता है, जैसे आपने देखा है पिछले डिकेड में क्या हुआ ना, पिछले लास्ट 10 ईयर में काफी ज्यादा एनबीएफसीज ने ग्रोथ किया है, बट कुछ एनबीएफसीज बहुत नुकसान में भी गई है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इसलिए आरबीआई ने क्या किया ना, आरबीआई ने जितनी टॉप की एनबीएफसी है उसके लिए शिकंजा जो है, उसके लिए टाइटनेस जो है ना वो उतना ही ज्यादा है। ठीक है, सो दैट कि प्रॉपरली जैसे बैंक के केस में होता है ना, सेम यहाँ पे आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए भी किया है। ठीक है, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क होना चाहिए यूएल के लिए, एमएल के लिए, इंटरनल एक्सपोजर लिमिट सेट करनी है एमएल यूएल के लिए, सिंगल एक्सपोजर दिया है यहाँ पे 25% सिंगल बोरोअर के लिए और 40% ग्रुप ऑफ बोरोअर, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। गवर्नेंस गाइडलाइन दी हुई है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी जरूरी है, डिस्क्लोज करना जरूरी है बीएल के लिए, और लोन आप प्रॉपरली देख के ही देंगे। जो भी फैमिली मेंबर होते हैं डायरेक्टर वगैरह के, उनको लोन आप ऐसे ही इजीली नहीं दे सकते। सेम बेसल नॉर्म्स की जैसे यहाँ पे भी किया है कि यूएल जो है ना, स्पेशली यूएल, इनको इक्विटी टियर कैपिटल 9% ऑफ आरडब्ल्यूए मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 9% के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इजी है। लेवरेज रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब करनी जरूरी है, कितनी ये नहीं दी, बट हाँ ये कहा है कि एनबीएफसी यूएल को उनकी लेवरेज रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब करना जरूरी है। ठीक है, प्रोविजनिंग दी गई है स्टैंडर्ड एसेट की, जैसे बैंकों में होता है सेम वैसे। ठीक है, गवर्नेंस गाइडलाइन बीएल के लिए, देखिए बीएल के लिए ना बेस लेयर के लिए कैपिटल और प्रूडेंशियल गाइडलाइन नहीं है, जितनी भी गवर्नेंस गाइडलाइन है वो ज्यादातर बीएल के लिए बहुत है। ठीक है, की मैनेजरल पर्सनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 से ज्यादा एनबीएफसीज के आप नहीं हो सकते, डिस्क्लोज करना जरूरी है, सीसीओ बनाना जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, रिमूवल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऐसा इजीली अलाउड नहीं है। अब आते हैं फ्रॉड एंड विजिलेंस के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर आपके पास, देखिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज पूरी जो फुल पीपीटीज है वो आप लोग पढ़ो। अगर बाई चांस टाइम नहीं मिल पा रहा है आपको, तब आप इसको भी देख सकते हैं साथ में, इट इज लाइक अ रिवीजन, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन है ये। ठीक है, पूरा जो फुल पीपीटीज होती है वहां पर हम लोग एक एक पॉइंट आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, CFR सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री, इसमें क्या दिया गया है कि सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री में आरबीआई को विद इन 7 डेज के अंदर अंदर, ठीक है राइट, फ्रॉड होने के बाद, ये क्वेश्चन इस बार आया भी था कि आरबीआई विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपको सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री में बैंक को रजिस्टर्ड करना जरूरी है अगर कोई भी फ्रॉड होता है। ठीक है, एफएमआर में क्या है, विद इन 3 वीक में, राइट। एफआईआर करना जरूरी है बट विद द एडवाइस ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ठीक है, फ्लैश रिपोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे बैंक को एक फ्लैश रिपोर्ट फ्रॉड के ऊपर देनी होती है अगर अमाउंट आपका 50 मिलियन या उसके अबव का है, विद इन अ वीक, तुरंत। ठीक है राइट, मतलब क्योंकि अमाउंट भी ज्यादा है ना 50 मिलियन, तो आपको इसमें तुरंत एक रिपोर्ट देनी होती है आरबीआई को भी और बैंक के हेड ऑफिस को भी, जहां पर भी ये फ्रॉड हुआ है वहां पे। ठीक है, सीएफआर क्या है यहाँ पे, अगेन 7 डेज में आपको देना है, एफएमआर हमने देख लिया, एफआईआर भी देख लिया। ठीक है, नाउ दिस इज द क्राइटेरिया कि जो अमाउंट ऑफ फ्रॉड है ना वो आपका डिपेंड करता है, अगर प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, 10,000 या उसके ऊपर का है, 0.1 या 10 मिलियन, तो आपको SFIO में रिपोर्ट करना जरूरी है। पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में यहाँ पे 30 मिलियन, ठीक है ना, तो यहाँ पे पूरा एक क्राइटेरिया दिया है कि अगर 10,000 से टाइप का अमाउंट है तो स्टेट पुलिस, 0.1 से लेके 30 मिलियन है तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में, और 30 से लेके अगर 250 का केस है तो ये जाता है आपका एंटी करप्शन या EOW में। बट अगर आपका केस बढ़ जाता है 250 से 500 मिलियन का है तो ऑफ कोर्स ये जाता है बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल, BSFC के पास, सब ये CBI की विंग है। अगर 500 मिलियन से ऊपर का केस है तो ये जाता है जॉइंट डायरेक्टर पॉलिसी
दिल्ली के पास, ठीक है। सो दैट इज अ अमाउंट जो काफी डिफर करता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ, ये क्वेश्चन आया था इस बार, टाइप ऑफ विजिलेंस, प्रिवेंटिव, डिडक्टिव, प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है कि पहले से ही रॉन्ग डूइंग, गलत काम होने से रोकना, ठीक है। डिडक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पे डिडक्ट करना, गलत प्रैक्टिसेस को, निग्लिजेंस को, मिसकंडक्ट को, ठीक है, पता लगाना। प्यूनिटिव का मतलब है सबसे लास्ट में, जब ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है तो रियल कल्प्रेट को पकड़ के और उसको पनिशमेंट देना, एविडेंस कलेक्ट करना और पनिशमेंट देना। सो दिस इज द टाइप ऑफ विजिलेंस, राइट। एंड दीज आर सम साइबर फ्रॉड, जिसके ऊपर अभी क्वेश्चन आपका आया भी था इस बार भी, ठीक है। DDoS, सोशल इंजीनियरिंग, मैन इन द मिडिल, मैलवेयर, पासवर्ड अटैक एंड APT, ठीक है। तो ये कई तरीके के साइबर फ्रॉड हैं, ठीक है। थोड़ा क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे DDoS में क्या होता है, आपको एक मैसेज मिलता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज का, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग वगैरह जब यूज करते हैं तब ज्यादातर ये फ्रॉड होता है। सोशल इंजीनियरिंग में क्या है, मैनिपुलेट करते हुए फिर ये फ्रॉड किया जाता है। मैन इन द मिडिल में क्या है, यूजर एंड सर्वर के बीच में कोई आ जाता है और जो आपके डेटा को लीक कर देता है, ठीक है। मेलवेयर, स्पाईवेयर, पासवर्ड को एक तरीके से स्निफ करना, चुराना, ठीक है, गैस करना। एंड एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट, जैसे कीलॉगर वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें भी मेलवेयर, स्पाईवेयर कि आप किसी गलत लिंक पे क्लिक कर देते हैं कई बार, और जो सिस्टम में कई बार जो थ्रेट है वो एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर आज हम सेशन ले रहे हैं ABM का रैपिड फायर। रैपिड फायर मतलब यहाँ पे 50 मिनट में मैं आपको कराने वाली हूँ टोटल 50 क्वेश्चंस, राइट। पेड क्लास में ऑलरेडी मॉड्यूल B स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, काफी कुछ कंप्लीट भी हम लोग कर चुके हैं। तो बेसिकली ABM में पहले थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस है, राइट। ABM में देखिए आपके टोटल 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल A, B, C एंड D। तो यहाँ पर आज मैं आपको स्पेशली मॉड्यूल B के ही MCQs कराऊंगी, बिकॉज रीजन उसका ये है कि आपका भी मॉड्यूल B काफी कुछ हो चुका है पेड क्लास में, ठीक है। और मॉड्यूल D जो है, मैं 2 मॉड्यूल लेती हूँ, प्रियांशु मैम A और C लेती हैं, तो मैं आपको यहाँ पे मॉड्यूल B के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे 50 मिनट्स में। इट इज अ काइंड ऑफ रैपिड फायर, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि ये आंसर क्यों है, क्यों सही है। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी अभी इस बार के जून वाले पेपर में आया था ABM में, राइट। विच कंपोनेंट ऑफ वूका रिप्रेजेंट अनएक्सपेक्टेड और रैपिड चेंज? ऑप्शन ए है अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, वॉलेटिलिटी, ठीक है, एंड एम्बिग्यूटी। कौन सा इसमें से वूका का एक कंपोनेंट है जो ये रिप्रेजेंट करता है अनएक्सपेक्टेड और रैपिड चेंज? रैपिड चेंज, ठीक है, ये आंसर है आपका वॉलेटिलिटी। तो वूका का फुल फॉर्म होता है वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर नंबर 10 डेवलप फंडामेंटल ऑफ HRM, ठीक है। अगला देखते हैं, वूका इज अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ विच ऑफ दीज थिंग? ऑप्शन ए है वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज that can be used to advertise product. B है the challenging circumstances business face in today's market, the different type of employee business manage in the workplace, varying type of the leadership style in the organizational management. बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? वूका का आपने देख लिया। वूका बेसिकली क्या है? ये एक सिचुएशन है जो हर ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है। जब भी कोई क्राइसिस आता है, जैसे कोविड है या कुछ भी है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चारों चीजें फेस करता है, ठीक है। बताइए इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है, बी है, सी है या डी है? इनमें से वूका बेसिकली क्या करता है? लीडरशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब डी आंसर नहीं है। वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट कैन बी यूज्ड टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, नहीं, ये भी आंसर नहीं है। चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस बिजनेस फेस इन दी टुडेज मार्केट, ठीक है, या फिर द डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉय बिजनेस मैनेज इन दी वर्क प्लेस। द राइट आंसर यहाँ पे आपका है बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? थर्ड क्वेश्चन आपका, द पैटर्न ऑफ प्लांट HRD एंड एक्टिविटीज इंटेंडेड टू इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है HRM, स्ट्रेटेजिक HRM, पर्सनल। बहुत छोटे छोटे और इजी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं, हालांकि थोड़ा सा टफ लेवल भी आता है एग्जाम में, इजी भी आते हैं, टफ भी आते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अभी आप लोगों का जस्ट सिलेबस स्टार्ट हुआ है पेड बैच में भी, तो यहाँ पे इसीलिए थोड़े से इजी लेवल के रखे गए हैं सो दैट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, कि क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे द पैटर्न ऑफ प्लांट HRD एंड एक्टिविटीज इंटेंडेड टू इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको, जहां पर आप HRD और इसकी एक्टिविटीज को बिजनेस के गोल के साथ में अलाइन करते हो, इट इज स्ट्रेटेजिक HRM। SHRM, ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ था। SHRM में आप क्या करते हैं बेसिकली, राइट, यहां पर आप HR एक्टिविटीज को बिजनेस एक्टिविटी के साथ में अलाइन करते हैं, ठीक है, मतलब आपकी HR एक्टिविटीज अलाइंड होनी चाहिए बिजनेस एक्टिविटीज के साथ में, ठीक है, दैट इज द SHRM। अगला देखते हैं, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन इन दी विच टाइप ऑफ एनालिसिस। हालांकि ये क्वेश्चन ABM का ज्यादा रिलीवेंट है, बट फिर भी चूंकि स्ट्रेटेजी के बारे में आप इतना कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है इट इज जर्नल्स व्यू, जो हर जगह अप्लाई हो जाए, ठीक है, स्ट्रेटेजी का ये मतलब होता है बेसिकली। तो ये बेसिकली किसका बेसिस है, एनवायरमेंटल का, एनालिसिस का, सिस्टम का, ऑर्गेनाइजेशन का या HR का, दैट इज एनवायरमेंटल एनालिसिस, राइट। तो इसमें आप क्या करते हैं, ये आपका फंडामेंटल बेसिस है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन का, इज द एनवायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप बेसिकली एनवायरमेंट का एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, द स्ट्रेटेजिक HRM, HR एक्टिविटीज आर अलाइंड विद, बहुत इजी है ये, अभी अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक HRM जो है वो HR एक्टिविटीज को अलाइन करता है, किसके साथ, बिजनेस स्ट्रेटेजीज के साथ में, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के साथ में, फाइनेंस स्ट्रेटेजीज के साथ में, या इकोनॉमिक, राइट आंसर है आपका बिजनेस स्ट्रेटेजीज के साथ में। SHRM का मतलब भी यही है स्ट्रेटेजिक HRM का, जिसमें आपकी जो HR एक्टिविटीज हैं वो अलाइंड होती हैं बिजनेस एक्टिविटीज के साथ में, मतलब जैसा भी बिजनेस का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसके हिसाब से आपकी HR का गोल होता है। ट्रीटिंग एम्प्लॉइज एज प्रीशियस ह्यूमन रिसोर्स इज द बेसिस ऑफ विच अप्रोच, सॉफ्ट HRM, हार्ड HRM, मीडियम HRM। एम्प्लॉइज को जब आप एक असेट की तरह ट्रीट करते हो, इसको सॉफ्ट HRM कहा जाता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ टास्क, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार भी, ठीक है। इट इज द कलेक्शन ऑफ टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलरली असाइन टू वन पर्सन। ऑप्शन ए है जॉब, पोजीशन, ड्यूटी और नन ऑफ द अबव। देखिए नॉर्मली इसमें क्या होता है, जो आपकी इसे क्या, इस टर्म को क्या कहा जाता है, जिसमें बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्शन ऑफ रोल्स होता है, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहा जाता है इसको, जॉब, पोजीशन, राइट, ड्यूटी और नन ऑफ द अबव। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। देखिए इसे कहा जाता है जॉब, द राइट आंसर इज जॉब। जॉब क्या है, ये आपका कलेक्शन है टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। अगला देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ पोजीशन सिमिलर इन देयर सिग्निफिकेंट ड्यूटीज इज नोन एज, ठीक है। ग्रुप को क्या कहा जाता है बेसिकली, जिसमें सारी पोजीशन सिमिलर होती हैं इन देयर सिग्निफिकेंट ड्यूटीज, राइट। इसको क्या कहा जाता है, पोजीशन, जॉब, ड्यूटी और टास्क। बताइए क्या आंसर हो सकता है। What is the right answer in this case? राइट देखिए इसका राइट आंसर है आपका जॉब, जॉब इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, विच टेल्स यू अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन टू रिक्रूट एंड व्हाट क्वालिटीज दैट पर्सन शुड बी टेस्टेड। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिजाइन या ऑल ऑफ द अबव। ये आपका JD एंड JS है, JS है बेसिकली। JS आपको बताता है रिकमेंडेड क्वालिटीज के बारे में, ठीक है।
ये क्या बताता है, ये आपको रिकमेंडेड क्वालिटीज के बारे में बताता है। और जेडी क्या बताता है, ये आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताता है। बेसिस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज, जॉब इवैल्यूएशन क्या है, किसी भी जॉब की रिलेटिव वर्थ पता करना, वैल्यू पता करना कि इस जॉब की क्या वैल्यू है। 4 मेथड हम लोगों ने पढ़ी थी इसमें, 2 एनालिटिकल एंड 2 नॉन एनालिटिकल। एनालिटिकल है आपकी रैंकिंग मेथड, ठीक है, दैट इज रैंकिंग मेथड, राइट। और इसके बाद आती है आपकी यहाँ पे फैक्टर कंपैरिजन एंड पॉइंट रैंकिंग, और यहाँ पे आती है आपकी जॉब ग्रेडिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ओके कंप्लीट नहीं है। अ की प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग सजेस्ट दैट एडल्ट, आप सभी लोगों ने अभी एडल्ट लर्निंग जो एंड्रोगॉजी होती है टर्म वो पढ़ा है। एंड्रोगॉजी क्या होती है, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दी पेडोगॉजी, ठीक है, पेडोगॉजी के एकदम ऑपोजिट में है ये। तो पेडोगॉजी होती है बच्चों को पढ़ाने की मेथड, और एंड्रोगॉजी होती है बेसिकली एडल्ट को पढ़ाने के लिए जो यूज की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करते हो टीचर के साथ में, ठीक है। मतलब कुछ टीचर आपसे पूछता है, कुछ आप पूछते हैं टीचर से। पहला ऑप्शन है आर कीनली ओपन टू चेंज, बी है यहाँ पे टेंड टू बी प्रॉब्लम सेंटर्ड, सी है डू नॉट नीड थ्योरेटिकल नॉलेज जस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रिफर अ रिलैक्सिंग लेक्चर स्टाइल ट्रेनिंग डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, डू नॉट नीड थ्योरेटिकल नॉलेज, सॉरी ये नहीं है, स्पेशली टेंड टू बी अ प्रॉब्लम सेंटर्ड, प्रेफर रिलैक्सिंग लेक्चर स्टाइल, आर कीनली ओपन टू चेंज। द राइट आंसर इज ओपन टू चेंज, ठीक है। मोटिवेशनल कंपोनेंट ऑफ सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी क्या होता है बेसिकली कि आप किसी चीज को, आप एक एनवायरमेंट को जहां पर आप हो, या फिर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हो, दैट इज अ सेल्फ एफिकेसी। ऑप्शन ए इज व्हेन अ पर्सन बिलीव they can manipulate their environment and control their fate, is when a person believe they can learn the knowledge and skills and do the job, right, relate to the ability to use fine motor skills and none of the above। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ए, ए इज द राइट आंसर। द डायग्नोस्टिक प्रोसेस ऑफ नीड असेसमेंट ऑफन स्टार्ट विद, ठीक है, आप नीड असेसमेंट में क्या करते हो, दैट इज TNI, ठीक है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। इसमें आप क्या करते हो बेसिकली, ऑफन स्टार्ट विथ जॉब एनालिसिस, गैप एनालिसिस, कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट। यहाँ पे आप सबसे पहले गैप एनालिसिस को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है ना, कि गैप एनालिसिस कहाँ पे है, कहाँ पे गैप है, ठीक है। देखिए ट्रेनिंग की कुछ स्टेप होती है, पहले आप TNI देखते हो, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, फिर आप देखते हो बेसिकली डिजाइनिंग पार्ट, राइट, फिर आप कंडक्ट करते हो ट्रेनिंग को, फिर आप इवेल्युएट करते हो, एंड फाइनली आप डेवलपमेंट करते हो ट्रेनर का। तो यहाँ पे TNI से शुरू होता है, बट इसके पहले आपको गैप एनालिसिस करना होता है कि कहाँ पे नीड अराइज है। तो लास्ट ईयर एक स्टेप वाला क्वेश्चन आया था कि कहाँ से जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं। पहला होता है कि आपको ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर डिजाइन करना है, फिर कंडक्ट करना है, इवेल्युएट करना है, एंड देन सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर, ठीक है। वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी, पेडागोजी क्या होती है, बच्चों को पढ़ाने की मेथड, और एंड्रोगोजी एडल्ट को पढ़ाने की मेथड है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए, एडल्ट मोटिवेशन इज प्राइमरीली इंट्रिंसिक नॉट एक्सट्रिंसिक, ठीक है। एडल्ट आर कीनली रिस्पेक्टिव टू चेंज, एडल्ट आर ओरिएंटेड टू लर्निंग यूजिंग अ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए इज द राइट आंसर। एडल्ट में अंदर जो मोटिवेशन होता है वो खुद से होता है, ठीक है ना। द कॉग्निटिव डोमेन हायरार्की ऑफ लर्निंग स्टार्ट विथ नॉलेज, रिसीविंग, परसेप्शन एंड मोटिवेटिंग। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। कॉग्निटिव डोमेन हायरार्की of learning starts with, बताइए what can be the right answer। राइट, देखिए कॉग्निटिव डोमेन जो है वो स्टार्ट होता है आपका नॉलेज से, नॉलेज इज द राइट आंसर,
ठीक है। रीअरेंज द स्टेप इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये क्वेश्चन की जो मैं अभी बात कर रही थी, ये सेम क्वेश्चन आपका पिछली साल जून के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, राइट सीक्वेंस आपको लगाना है। ए क्या है, व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, हु आर द ट्रेनीज, व्हाट मेथड्स एंड टेक्निक कंडक्ट द प्रोग्राम, हु आर द ट्रेनर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें राइट सीक्वेंस क्या है आपका, ए बी सी डी ई एफ, कौन सा राइट सीक्वेंस है? ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है हु आर दी ट्रेनीज, राइट। उसके बाद आपको देखना है सी के बाद आएगा आपका व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि टीएनआई पहले आता है, डिजाइनिंग पहले आता है, कंडक्टिंग आता है, इवैल्यूएशन आता है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, बिलीफ, ओपिनियन, नॉलेज, इमोशन, फीलिंग, ये सब किसके कंपोनेंट है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, जॉब सेटिस्फैक्शन के, एटीट्यूड के, पर्सनालिटी के, दैट इज एटीट्यूड के। ठीक है ना, एटीट्यूड क्या है बेसिकली, ये आपका फीलिंग है, आपका ओपिनियन है, आपकी नॉलेज है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, राइट। ठीक है, तो जो बिलीफ है, ओपिनियन है, नॉलेज है, इमोशन है, ये क्या है, ये कंपोनेंट किसके हैं? ये एटीट्यूड के कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को 3 कंपोनेंट पढ़ने हैं, दैट इज बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ये क्वेश्चन अभी आया था इस बार, एंड अफेक्टिव, राइट। ये 3 कंपोनेंट है। अफेक्टिव क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन योर इमोशंस। ठीक है, कॉग्निटिव क्या होता है? दैट इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज, इंफॉर्मेशन। और बिहेवियरल क्या होता है? ये आपकी हैबिट होती है, वॉट एवर योर टेंडेंसी टू बिहेव। ठीक है, वो होता है आपका बिहेवियरल। तो यहाँ पे आपके टोटल 3 कंपोनेंट है, राइट। कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड कैन बी मेजरली सेग्रीमेंटेड इनटू दी 3 टाइप, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। हालांकि इस बार क्वेश्चन जो आया था उसमें नाम पूछा गया था कि कौन सी कंपोनेंट है, नाम बताइए। ठीक है, द एटीट्यूड बेस्ड ऑन द बिलीफ, ओपिनियन, नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर इवेंट विच एम्प्लॉय पजेस इज अंडर, दैट इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। बिहेवियरल है आपका टेंडेंसी और कॉग्निटिव है आपका नॉलेज। द एटीट्यूड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट एवरी इंडिविजुअल विल हैव एन इंटेंशन टू रिएक्ट इन अ सर्टेन वे टुवर्ड्स समथिंग, आपकी जो आदत हो जाती है, ठीक है ना, आदत है बेसिकली कि आपकी टेंडेंसी है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ आप ऐसा ही वेव करोगे जैसे आप करते आए हो। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट कौन सा होता है एटीट्यूड का? ऑप्शन ए है बिहेवियरल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और पॉजिटिव, दैट इज योर बिहेवियरल कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट है। अफेक्टिव होता है जो आपके इमोशन पे बेस्ड होता है, आपकी फीलिंग पे। कॉग्निटिव होता है जो आपके नॉलेज पे बेस्ड होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ठीक है ना, उसके ऊपर बेस्ड होता है। बिहेवियरल होता है दैट इज योर टेंडेंसी टू वेव, कि आप ऐसे ही वेव करोगे हमेशा। ठीक है, सो दैट इज बिहेवियरल कंपोनेंट। अब यहां पे देखते हैं, इट इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड विच इज विजिबल एंड कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, राइट। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है एटीट्यूड का जो विजिबल भी है एंड ऑब्जर्व है डायरेक्टली? अगेन मैंने आपको 3 कंपोनेंट अभी बताए हैं और यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, बिहेवियरल क्या है? आपकी टेंडेंसी है कि आप ऐसे ही वेव करोगे। कॉग्निटिव क्या है? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका अफेक्टिव है, और ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बस एक ऑप्शन है। ठीक है, राइट। और थर्ड, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 23rd पे, द स्टेटमेंट माई फ्रेंड्स आर गुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तो ये जो एक स्टेटमेंट है कि माई फ्रेंड्स आर गुड, ये किस कॉम्पोनेंट को यहाँ पे दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है? बिहेवियरल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड पॉजिटिव। बताइए कि आपके जो फ्रेंड हैं वो अच्छे हैं, तो ये आपका किस कॉम्पोनेंट को शो कर रहा है? बताइए, ये आपका किस कंपोनेंट को शो कर रहा है? ठीक है, ये आपका शो कर रहा है कॉग्निटिव कंपोनेंट को।
ठीक है, इट इज द राइट आंसर ऑफ कॉग्निटिव कंपोनेंट. द स्टेटमेंट आई डोंट फील कंफर्टेबल इन द क्राउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एटीट्यूड. कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं क्राउड में, बताइए क्या है ये. ये आपका कौन सा कंपोनेंट है, बिहेवियरल है, कॉग्निटिव है, बताइए. ये आपकी बेसिकली फीलिंग है, अफेक्टिव कंपोनेंट है. ठीक है, द स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कंपोनेंट. कि आप अपनी किए के लिए माफी मांग रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आपकी आदत है सॉरी बोलने की बचपन से. सो दैट इज योर बिहेवियरल कंपोनेंट, ये आपके नेचर में है. ठीक है, विच वन इज नॉट यूज्ड फॉर चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ मेथड एम्प्लॉय, यूज ऑफ फियर, प्रोवाइडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, गिविंग फीडबैक, परफॉर्मेंस अप्रेजल. इसमें से कौन सी मेथड है जो यूज नहीं की जाती. ठीक है, गिविंग फीडबैक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, या फिर प्रोवाइडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन है, या यूज ऑफ फियर है. ठीक है, यूज ऑफ फियर तो है, न्यू इन्फॉर्मेशन भी है, राइट, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. राइट, विच वन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ करियर प्लानिंग. कौन सी इसमें से पहली स्टेज है करियर प्लानिंग की. ठीक है, करियर डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, सेल्फ असेसमेंट और नन ऑफ द अबव. नॉर्मली क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है और ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपको मिलेगा, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये. राइट, सेल्फ असेसमेंट इज द राइट आंसर. ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं आएगा. It is a detailed and systematic study of jobs to know the nature and characteristic of the people to be employed in the different kind of job. बताइए which one can be the right answer for this. कौन सा इसमें से है जो बेसिकली डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी है जॉब की, ये जानने के लिए कि उस पर्टिकुलर टू नो द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल टू बी एम्प्लॉयड इन डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब. जॉब एनालिसिस का देखिए मतलब क्या होता है, टू गैदर दी इंफॉर्मेशन, टू गैदर दी नॉलेज अबाउट दी जॉब. ठीक है, और इसी के दो पार्ट है आपके, जेडी एंड जेएस. ठीक है, जेडी क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जेएस होता है रिकमेंडेड क्वालिटी. एनरिचमेंट क्या होता है, बेसिकली इट इज अ वर्टिकल लोडिंग ऑफ जॉब. ठीक है, एडिंग अप मोर टास्क बट विथ स्किल वेराइटी. और इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब आप अपनी जॉब को इवैल्यूएट करते हैं. तो यहाँ पे लिखा है डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ जॉब टू नो द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल टू बी एम्प्लॉयड इन डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब. ठीक है, इसमें से क्या है, स्टडी ऑफ जॉब टू नो द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल. दैट इज बेसिकली जे है, जेडी है, जेएस है. बताइए क्या है, दैट इज जॉब एनालिसिस. ठीक है, एट व्हाट स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट डज एन इन्फेंट डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट. नाम से ही समझ में आ रहा है, दैट इज इन्फेंट. ठीक है, स्कूल एज होती है आपकी 6 से 12 साल. इंडस्ट्री वर्सेस, ठीक है, इंडस्ट्री वाली फीलिंग आती है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी. प्री स्कूल है आपकी 3 से 6 साल. अर्ली चाइल्डहुड है 1 to 3, टॉडलर वाली स्टेज. ठीक है, तो यहाँ पे इन्फेंसी पे आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. राइट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये फीलिंग आती है. विच स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग दी प्री स्कूल ईयर. प्री स्कूल मतलब दैट इज 1 to 3. क्या करता है उस टाइम पे बच्चा, प्री स्कूल इज लाइक नो 3 to 6, 3 to 6 इज द प्री स्कूल. राइट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी ये आपकी 6 से 12 है. इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ऑटोनॉमी ये आपकी 1 to 3 है. दिस इज द राइट आंसर, 3 to 6, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. ठीक है, ये आपका राइट आंसर है. अगला देखते हैं, विच स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग द यंग एडल्टहुड. देखिए एरिक एरिक्सन से जरूर क्वेश्चन आता है. लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, नवंबर में भी आया था. लगभग हर बार एक नई क्वेश्चन जरूर आता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एरिक्सन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज है जो फिजियोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है ड्यूरिंग द यंग एडल्टहुड, ठीक है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। जेनिटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये आपकी मैच्योरिटी वाली है, मतलब 35 से 50 साल। ईगो इंटीग्रिटी आपकी 60 प्लस है, सो दिस इज द राइट आंसर, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इस टाइम पे क्या होता है बेसिकली, यू स्टार्ट द बिल्डिंग द रिलेशनशिप 18 से 35 यंग एडल्टहुड, ठीक है। और जेनेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप बेसिकली नाउ यू आर गिविंग बैक टू दी सोसाइटी। अब आपके बच्चों की नीड ज्यादा मैटर होती है ना कि आपकी, तो दैट इज जेनेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। और लास्ट होती है सबसे लास्ट, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर 60 प्लस, ठीक है। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हिज थ्योरी। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है एक्चुअली, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक देते हैं। वाइल्ड फ्रूट एडोलसेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी ब्रेक करते हैं। विच स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी अकर्स ड्यूरिंग दी मिडिल स्कूल ईयर। मिडिल स्कूल ईयर मतलब जो आपकी 6 से 12 साल है, वो एज की बात हो रही है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये आपकी बिल्कुल इन्फेंट वाली स्टेज है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये उसके ऊपर वाली है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, ठीक है, ये आपकी 6 से 12 है, तो दिस इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, विच स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी, ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेज है एरिक्सन थ्योरी की विच अकर ड्यूरिंग दी टॉडलर ईयर, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो टॉडलर है, मतलब यहाँ पे आप ये देखो एरिक्सन की जितनी भी स्टेजेस हैं, एरिक्सन ने टोटल कितनी दी है, 8 स्टेजेस दी है। मतलब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जब वो इन्फेंट होता है तब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की फीलिंग आती है, मतलब वो अपनी माँ के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, टॉडलर बनता है 1 to 3 ईयर, उस टाइम पे वो ऑटोनॉमी स्टार्ट करता है। ऑटोनॉमी मतलब खुद से काम करना। फिर आती है आपकी प्री स्कूल, मतलब 3 to 6 ईयर वाली स्टेज, किंडरगार्टन वाली। वहां पर क्या होता है बेसिकली, वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर आप चीजों को खुद करना शुरू करते हो, इनिशिएटिव। 6 से 12 में आप करते हो, आपको कंपटीशन की एक फीलिंग आती है ना, कि भाई मेरा जो क्लासमेट है वो कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। दैट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी। इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे कॉम्पिटेंसी से है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी थोड़ी सी एडोलसेंस वाली स्टेज, ठीक है, मतलब आप ना तो बच्चे हो ना ही आप बड़े हो, मतलब बच्चे वाली स्टेज से आप बाहर जा चुके हो, बट आप अभी तक एडल्ट भी नहीं बने, राइट। तो यहाँ पे आपकी आती है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट योरसेल्फ कि आप हो क्या, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है इस स्टेज पर, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन में आप अपनी आइडेंटिटी को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हो, क्योंकि काफी कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं आपके दिमाग में, बॉडी में। तो बेसिकली 13 से 18 साल वाली किशोर अवस्था वाली एज है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आती है 18 से 35। देन यू विल स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद अदर पर्सन, दैट इज इंटीमेसी वर्सेस, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी यहाँ पे 35 से 60 वाली मिडिल एडल्टहुड, ठीक है, मैच्योरिटी वाली, सॉरी मैच्योरिटी वाली स्टेज। वहां पर क्या होता है मैच्योरिटी वाली में 35 से 60 में आप बेसिकली यहाँ पे क्या करते हो, आप यू आर गिविंग बैक टू दी सोसाइटी, जेनेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है। आपके जो बच्चे हैं बेसिकली उनको आप पढ़ाते हो, लिखाते हो, जॉब मिलती है। तो यहाँ पे जो स्टेज है वो है आपकी जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और ये आपको याद भी रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, राइट। फिर आती है आपकी लास्ट वाली स्टेज, मतलब 60 प्लस, और वो होती है आपकी रिटायरमेंट की स्टेज, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो आप क्या करते हो एट दैट स्टेज, आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि आपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है वो क्या है, ठीक है ना, या फिर कुछ अचीव किया भी है या नहीं किया, राइट। विच स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी अकर्स ड्यूरिंग द मिडिल एज, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, जेनेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। द राइट आंसर इज दिस वन, ये आपका जेनेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन है, ठीक है। इस स्टेज पे आप देखिए क्या करते हैं, इस स्टेज पर आप बेसिकली यू आर गिविंग बैक टू दी सोसाइटी, राइट। आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो चुकी होती है, अब आपके लिए आपके बच्चों की नीड ज्यादा मैटर करती है,
ठीक है, आप घर बनाते हो, काफी कुछ आप प्रॉपर्टी गेन करते हो उस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, या तो आप लाइफ में बहुत ऊपर जाते हो या फिर आप ऐसे जाते हो, या फिर कई बार स्टैग्नेशन भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके करियर की एकदम पीक स्टेज होती है, तो या तो आप बहुत ऊपर जाते हो या फिर आप एकदम नीचे जाते हो, और कई बार आप स्टैग्नेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये फीलिंग है, दैट इज जेनिटी वर्सेस स्टैग्नेशन, राइट। अगला देखते हैं, द लिस्ट ऑफ ऑल द स्किल्स, एबिलिटी एंड नॉलेज नीडेड फॉर जॉब्स सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्मेंस इज क्लासिफाइड। देखिए नॉर्मली क्या होता है, द लिस्ट ऑफ स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज नीडेड फॉर जॉब, मतलब लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड क्वालिटी। जेडी का मतलब होता है कि आप सिलेक्ट होने के बाद क्या काम करने वाले हो, व्हाट इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। और जेएस का मतलब क्या होता है, जेएस का मतलब होता है कि आप बेसिकली क्या आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए सो दैट आप उस काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। दैट इज द राइट आंसर इज जेएस, जेडी, जॉब मोबाइलिटी एंड जॉब मार्जिनलिटी। ये दोनों टर्म तो खैर आपकी बुक में ही नहीं है, ए इज द राइट आंसर। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, देखिए मोटिवेशन थ्योरीज की शुरुआत होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट से। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। उन्होंने रेबल हाइपोथेसिस के बारे में बताया था, जहां से इस बार क्वेश्चन भी आया था, राइट। रेबल हाइपोथेसिस क्या होता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये कहा, उनका ये मानना था कि जो एम्प्लॉयज हैं वो हमेशा अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, वो हमेशा अपने भले के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप उनको, मतलब मैनेजमेंट उनको अगर पैसा देगा तो वो मैनेजमेंट के लिए काम करेंगे, राइट। वो होता है रेबल हाइपोथेसिस, जिसका स्ट्रिक्टली विरोध किया एल्टन मायो ने। एल्टन मायो ने अपनी थ्योरी ह्यूमन रिलेशन में क्या बताया, इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, केवल पैसा ही एम्प्लॉय के लिए सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, और भी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं, जैसे सोशल बिलोंगिंग है, सोशल कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना, वो भी मैटर करती है। केवल पैसा होना ही सब कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एम्प्लॉय को पैसा दोगे और वो आपके लिए काम करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रिफर टू दी, ऑप्शन ए है एन अप्रोच इन विच वर्कर आर फैसिलिटेटेड विद ह्यूमैनिटी at the workplace, a shared teamwork between the employees and employer for solving problematic issue, forming a group of people on the work front so as to inspire them to work or yes collectively for the company's growth in terms of social, economic and psychological productivity। और डी है आपका none of the above, राइट। तो यहाँ पे ये ह्यूमन रिलेशन क्या है, ठीक है, शेयर टीम वर्क बिटवीन दी एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लमेटिक इशू, फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन दी वर्क फ्रंट सो एज टू इंस्पायर देम टू वर्क कलेक्टिवली फॉर कंपनीज ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होती है, इसमें एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी लाती है, तो दैट इज अ फॉर्मिंग अ ग्रुप। सी इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड जॉब्स कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग दैम। ठीक है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की मेथड है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है बेसिकली, जब आप अपनी जॉब को रिव्यू करते हैं, ठीक है ना, दैट मीन्स क्या आपने परफॉर्म ठीक से किया है, नहीं किया है, आपको जो भी टारगेट दिए गए थे क्या आपने वो अचीव किए हैं या नहीं किए गए। ठीक है, वो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। परफॉर्मेंस का मतलब है रिव्यू ऑफ योर टास्क, क्या आपने क्या काम किया है साल भर में उसको रिव्यू करना। कई बार 6 महीने में भी होता है, कई बार साल में भी होता है। तो इसमें आप दो मेथड देखेंगे, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड जॉब्स कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग दैम। रैंकिंग मेथड है, पॉइंट रैंकिंग है, ठीक है, ये हालांकि जॉब इवैल्यूएशन का पार्ट है, क्लासिफिकेशन है और फैक्टर कंपैरिजन है। बताइए विच वन इज द राइट आंसर।
ठीक है, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड में क्या होता है बेसिकली, ये जॉब इवैल्यूएशन की मेथड है, परफॉर्मेंस की नहीं है, सॉरी, ये जॉब इवैल्यूएशन की मेथड है जो मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, 4 मेथड्स आप लोगों ने पढ़ी थी, तो इसमें से जो रैंकिंग मेथड है उसकी बात हो रही है। अगला देखते हैं, इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंडीशन ऑफ द जॉब। जॉब रैंकिंग है, जॉब एनरिचमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन है या जॉब एनलार्जमेंट है। ठीक है, इसमें से क्या रिटर्न रिकॉर्डेड ड्यूटीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एंड कंडीशन का, दैट इज जेडी। जेडी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फैक्टर कंपैरिजन मेथड जो आपने देखी थी अभी, फैक्टर कंपैरिजन क्या है, जॉब इवैल्यूएशन की एक मेथड है। ईच फैक्टर इज, हर एक फैक्टर के साथ में एक मनी वैल्यू अटैच होती है। तो रैंकिंग नहीं है, स्केल नहीं है, दैट इज अ मनी वैल्यू विल बी अटैच टू देम। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर है, वर्किंग कंडीशन है, मेंटल स्किल्स है। ठीक है, उनके हिसाब से एक्चुअली जो वैल्यू होती है, वेज वैल्यू, वो असाइन की जाती है, मनी वैल्यू असाइन किया जाता है। ठीक है, कि अगर टोटल इस जॉब के लिए 60 रुपए मिल रहे हैं तो 10 रुपए मेंटल एफर्ट के मिलेंगे, 7 रुपए फिजिकल एफर्ट के मिलेंगे, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है देखने में, बट ये लास्ट ईयर आया हुआ है क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जून में आया था ये क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस, बहुत इजी है और आया हुआ क्वेश्चन है। पर जेडी जेएस बोथ, जाहिर सी बात है, दैट इज बोथ। जॉब एनालिसिस क्या है, दैट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द ड्यूटीज। ठीक है, जब आप किसी जॉब के बारे में पूरी डिटेल पता करते हो कि क्या है, कैसा है, ठीक है, सारा कुछ, तो ये आपका बोथ ए एंड बी है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जॉब एनालिसिस, ऑप्शन ए देखते हैं यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा, सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज, डेवलपिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन, डेवलपिंग अ जीएस। बी है कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा, डेवलपिंग अ जेडी एंड जीएस। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज, कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा। ठीक है, एंड डी ऑप्शन आपका ये है। ठीक है, अब बताइए इसका राइट आंसर, आप लोग भी पढ़ लो पहले। बताइए विच वन इज द राइट आंसर, कौन सा इसमें से आपको राइट आंसर लगता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। राइट, देखिए 10 का आपका राइट आंसर है, दैट इज बी। कलेक्शन, पहले आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं, फिर आप सिलेक्शन करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज, जिनका आपको एनालाइज करना है, फिर आप जॉब एनालिसिस का डेटा कलेक्ट करते हैं, जेडी बनाते हैं और फिर जेएस बनाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पहले जेडी बनाया जाता है और फिर जेएस बनाया जाता है। सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी मे बी, ठीक है, इंक्रीज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बी है इंक्रीज्ड अवेन्यूज फॉर क्रिएटिविटी, सी है ग्रेटर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ड्यू टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी होने के, जो मैंने आपको वर्क प्लेस पे डाइवर्सिटी बताई थी, देखिए डाइवर्सिटी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी जो है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों प्रेफर करता है कि हर रिलीजन के लोग हों, हर इथनिसिटी के लोग हों, हर जेंडर के लोग हों, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज्यादा आपके पास वाइडर चॉइस होगी। राइट, चॉइस जो है वो उतनी ही ज्यादा आपको वाइडर यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेनिफिट क्या है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी के, इंक्रीज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, increased avenues for creativity, greater competitive advantage due to reduced cost of human resource, या फिर all of the above। बताइए what is the right answer। which one is the right answer बताइए।
बताइए कौन सा हो सकता है इसमें से राइट आंसर? राइट, देखिए ऑल ऑफ द अबव डेफिनेटली इसका राइट आंसर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा वाइडर चॉइस आपको मिलेगी। एप्रेंटाइज, जो मैंने आपको डीटीपी डाल्टन थॉमसन प्राइस के 4 रोल बताए थे, एप्रेंटाइज, कॉलीग, मेंटर, स्पॉन्सर। अभी नवंबर के एग्जाम में बेसिकली इसका सीक्वेंस आया था, राइट सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या बताते हैं? फॉर करियर व्हाट, पैटर्न बताते हैं, गिवन बाय, क्या बताते हैं? रोल बताते हैं, पैटर्न बताते हैं, एंकर बताते हैं। इन्होंने रोल्स दिए हैं, ठीक है ना। माइकल ड्राइवर जो है, वो सॉरी डाल्टन थॉमसन प्राइस जो है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने करियर रोल्स बताए। अप्रेंटाइज क्या होता है? जो फ्रेशर होता है, मतलब पूरा डिपेंडेंट होता है अपने मैनेजर के ऊपर। कॉलीग क्या होता है? जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हो चुका होता है, दैट इज 1 to 3 ईयर। मेंटोर क्या होता है? बेसिकली जो दूसरों को गाइड करना स्टार्ट कर देता है। और स्पॉन्सर होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, जो बिल्कुल टॉप पर लोग होते हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंस है ये। Harris gave the 4 life position if a person considered that he has no value but other party has value, what it is? Harris ने देखिए 4 लाइफ पोजीशन दी है, ठीक है। बोथ आर ओके, ठीक है, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, राइट। आई एम नॉट ओके and you are okay, both not okay, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जब दोनों पर्सन बिलीव करते हैं कि वो दोनों ओके पोजीशन में, मतलब आपको अपने ऊपर भी भरोसा है और दूसरे के ऊपर भी। आई एम ओके मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट है, आपको सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर है। आई एम नॉट ओके का मतलब होता है आपको बेसिकली दूसरे, आई एम नॉट ओके खुद के ऊपर भरोसा नहीं है और फीलिंग इंफीरियर, बट सामने वाले पे है। और ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, एकदम सुसाइड वाली, कि जब आपको किसी पे भरोसा नहीं है, ना खुद के ऊपर ना दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है? जहां पे पर्सन कंसिडर करता है नो वैल्यू बट अदर पार्टी हैज, दैट इज दिस पोजीशन, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर इन विच एरिया इन जोहारी विंडो। जोहारी विंडो में क्या है? एरिना है, ब्लाइंड है, क्लोज्ड है और डार्क है। एरिना क्या है? वो इंफॉर्मेशन जो आपको भी पता है आपके बारे में और दूसरों को भी पता है। ब्लाइंड क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं पता बट दूसरे आपके बारे में जानते हैं। सी मतलब होती है हिडन या क्लोज, वो इंफॉर्मेशन जो बेसिकली हिडन होती है, जो आप छुपा के रखते हो। और डी का मतलब है डार्क, जो किसी को भी नहीं पता। तो यहाँ पे क्वेश्चन है नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर इज इन विच एरिया, मतलब दूसरों को भी पता है और मुझे भी पता है, दैट इज एरिना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट द ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, ये आपका एरिक बर्न ने दिया था। इसमें इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी, पेरेंट, एडल्ट एंड दैट इज चाइल्ड, सॉरी चाइल्ड ईगो स्टेट। 3 स्टेट बताई थी, ठीक है। तो बेसिकली इसका ऑप्शन है, इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल बिहेवियर डेवलप्ड बाय द एरिक बर्न, इट इज हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग इन देयर ओन एंड अदर्स बिहेवियर। यस, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए राइट आंसर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल एट वर्क दैट वुड रिवील द वन, ठीक है, बेस्ट वे टू डू अ टास्क इज नोन एज, ये किसने बताया कि ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल एट वर्क दैट वुड रिवील द वन बी बेस्ट वे टू डू अ टास्क? ह्यूमन रिलेशन, क्रिएटिव मैनेजमेंट, क्लासिकल मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। लोगों को ऑब्जर्व करना, ठीक है, ये किसने बताया कि लोगों को ऑब्जर्व करना जो है वो कहीं ना कहीं काम को, मतलब कोई अगर आप काम को करना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है लोगों को ऑब्जर्व करना। बताइए विच वन इज द राइट आंसर? बताइए विच वन इज द राइट आंसर? लोगों को ऑब्जर्व करना,
दैट इज द आंसर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है बेसिकली, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि कहीं ना कहीं आप जब लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, वो करते हुए जब आप काम सीखते हो, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन मैनेजमेंट रिफर टू दी GIT, TQM, क्वालिटी सर्कल और एम्प्लॉय एंगेजमेंट। द राइट आंसर इज TQM। TQM क्या होता है बेसिकली, जो आपको कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मतलब आपके स्टेक होल्डर जो है, इंटरनल एक्सटर्नल सारे सबके बारे में सोचना और एक प्रॉपर एक इम्प्लीमेंट करना क्वालिटी को। विच ऑफ द फॉलोइंग करियर एस्पेक्ट ऑफ करियर प्लानिंग इंक्लूड द एल्टीट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक दैट गाइड पीपल थ्रू आउट देयर करियर? करियर एंकर, करियर पाथ, करियर गोल एंड करियर मैनेजमेंट। ए इज द राइट आंसर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुप्रभा, आप लोगों की ABM, ABFM एंड HR मेंटोर। यहाँ पर आज हमारी क्लास 8 है ABM की, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी मॉड्यूल B, राइट। अभी तक देखिए पेड बैच में, पुराना वाला जो बैच था उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो गया है मॉड्यूल B एंड D, राइट। एंड प्रियांशु मैम का आपका ANC अभी चल रहा है, ठीक है, तो ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जो नया बैच है वो आपका स्टार्ट होगा 3 सितंबर से, राइट। ABM का न्यू बैच शुरू होने वाला है 3 सितंबर से, और CIB के रजिस्ट्रेशन भी आपके 1 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, राइट। सो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि 3 सितंबर से आपका ABM का बैच भी लॉन्च होने वाला है और 1 तारीख से आपके CIB के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मॉड्यूल हैं, 4 मॉड्यूल हैं ABM में, राइट। मॉड्यूल A, B, C एंड D, ठीक है, ABCD। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, ABCD में नॉर्मली क्या है कि जो B और D मॉड्यूल है वो पूरे थ्योरेटिकल मॉड्यूल हैं, और A और C जो मॉड्यूल हैं वो आपके थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, राइट। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराने वाली हूँ सेकंड वाले चैप्टर से, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ HR से, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए अकेला ये चैप्टर आपको कहीं ना कहीं लगभग 10 से 15, 10 नंबर तो आप मान के ही चलो, ठीक है। मॉड्यूल B में टोटल आपके चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो चैप्टर नंबर 11 और 12 हैं, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ HR एंड ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ HR। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो अकेले मिलके आपको लगभग 15 मार्क्स दिला देते हैं ABM में। तो आप सोच लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको केस स्टडीज भी ज़्यादा आती हैं और 1 लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर नंबर 11 एंड 12। तो जो आज के क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो लिए हैं आपके डेवलपमेंट ऑफ HR वाले चैप्टर से, ठीक है। अभी नए बैच में ABM स्टार्ट होना बाकी है, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये है आपका जो DTP, ठीक है, जो डाल्टन थॉमसन प्राइज ने करियर रोल्स जो दिए हैं, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन है, राइट, वहां से ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एट विच करियर स्टेज डज an individual become part of the top management with the responsibility of defining the direction for the entire organization or a significant segment of it, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, at which career stage does an individual become part of the top management with the responsibility of defining the direction for the entire organization or significant segment of it, ठीक है। देखिए डाल्टन थॉमसन प्राइज ने क्या कहा है, इन्होंने टोटल 4 रोल बताए हैं। पहला है अप्रेंटाइज, राइट, फिर आता है आपका कॉलीग, फिर इसमें आपका मेंटोर, और यही सीक्वेंस है, एंड देन स्पॉन्सर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहला जो रोल है वो है आपका अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज में क्या होता है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपका जो एक्सपीरियंस है
वो होता है आपका ना के बराबर। ठीक है, आपने जस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया होता है, तो आप ज़्यादातर चीज़ों के लिए नॉर्मली डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर, अपने सीनियर्स के ऊपर। ठीक है, राइट, ज़्यादातर आप अपने सीनियर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है आपका, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट, द क्वेश्चन इज एट विच करियर स्टेज डज एन इंडिविजुअल बिकम पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट with the responsibility of defining the direction for the entire organization or a significant segment of it. Apprentice पे क्या होता है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप पूरी तरह जो आपके कलीग हैं, जो आपके मेंटोर है, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है। कलीग में क्या होता है, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, 2 साल का, 3 साल का, अब आप उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते अपने सीनियर्स के ऊपर, राइट, बिकॉज यू हैव गेन्ड सम एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर आता है आपका मेंटोर रोल। मेंटोर में क्या होता है, बेसिकली आपके पास 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होता है, आप काफ़ी हायर होते हैं सीनियरिटी में, राइट, एंड देन स्पॉन्सर, लास्ट वाला है आपका यहाँ पे स्पॉन्सर। स्पॉन्सर में क्या होता है, यू आर दी पार्ट ऑफ दी टॉप मैनेजमेंट, राइट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है आपका वो है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, कि स्पॉन्सर का मीनिंग क्या है, मेंटर का मीनिंग क्या है, कॉलीग का मीनिंग क्या है, अप्रेंटाइज का क्या है। अप्रेंटाइज का मीनिंग है कि आपने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। ठीक है, देन कॉलीग, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, देन मेंटर एंड देन स्पॉन्सर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका वो बनता है स्पॉन्सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू अचीव ईगो इंटीग्रिटी by reflecting on whether their life has meaningful or not। ठीक है, देखिए एरिक एरिक्सन ने, ठीक है, अपनी जो लाइफ की 8 स्टेजेस के बारे में बताया था। ये मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। 8 स्टेजेस में आपकी जो सबसे लास्ट वाली स्टेज है, सबसे लास्ट वाली, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं ईगो इंटीग्रिटी, राइट, वर्सेस डिसअपियर की। ठीक है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर का मतलब होता है कि आप इसमें कोशिश करते हैं कि ये जानने की कि क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल, कुछ अच्छा आपने अचीव किया भी है या नहीं किया। ठीक है, दैट इज ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे एडोलसेंस, यंग एडल्टहुड एंड मैच्योरिटी। तो ये आंसर आपका मैच्योरिटी का है, जहां पर आप ये कोशिश करते हो, आपका रिटायरमेंट का टाइम चल रहा है, 60+ एज हो चुकी है। ठीक है, और आप इस एज पे क्या कोशिश करते हो, आप ये कोशिश करते हो जानने की क्या आपने जो कुछ भी लाइफ में पाया है, जो कुछ भी आपने किया है, क्या कुछ आपने अचीव किया है या नहीं किया। ठीक है, एडोलसेंस में क्या होता है, दैट इज यहाँ पर आती है आपकी रोल कन्फ्यूजन। ठीक है ना, ये रोल कन्फ्यूजन वाली स्टेट है। देन यंग एडल्टहुड इंटीमेसी वाली स्टेट है, देन एडल्टहुड है आपकी, ठीक है, एंड देन मैच्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग। देखिए एडल्ट लर्निंग को कहते हैं कई बार, एडल्ट लर्निंग का एक और नाम क्या है, दैट इज एंड्रोगॉजी। ठीक है, जैसे पैडागॉजी होता है ना, पैडागॉजी क्या होती है, बच्चों को पढ़ाने की मेथड होती है, और एंड्रोगॉजी क्या होती है, एडल्ट लर्निंग क्या है, एंड्रोगॉजी, जहां पर आप बड़े लोगों को पढ़ाते हो, जैसे जो हम लोग करते हैं। ठीक है, एक तरीके से वी आर डूइंग द एडल्ट लर्निंग, क्योंकि जब आप बड़ों को सिखाते हो, आप एडल्ट को सिखाते हो, दैट इज द एंड्रोगॉजी। पैडागॉजी क्या होती है, जहां पर बच्चा पूरी तरह टीचर पर डिपेंडेंट होता है, स्पून फीडिंग। ठीक है, टीचर एक एक चीज बच्चे को सिखाएगी। और एंड्रोगॉजी में क्या होता है, यहाँ पे बच्चे इतना ज्यादा टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहते। इट इज लाइक अ 2-वे लर्निंग, कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो टीचर के साथ, कुछ टीचर आपके साथ शेयर करती हैं। ठीक है, सो दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन था। ठीक है, कि एडल्ट लर्निंग के प्रिंसिपल कौन से हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, राइट।
चलिए, तो इसमें क्या है, मेंटरशिप। पहली चीज यहाँ पे आपका जो टीचर है, एंड्रोगॉजी में क्या होता है, एडल्ट लर्निंग में जो आपका टीचर है वो आपके लिए एक तरीके से मेंटोर का काम करता है, ठीक है, दे आर वर्किंग एज अ मेंटोर फॉर यू, वो आपके मेंटोर होते हैं। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन, तो वो आपको एक तरीके से ओरिएंट करते हैं सही डायरेक्शन में। मोटिवेशन, दे विल मोटिवेट यू, ठीक है, एंड रिटेंशन, तो यहाँ पे देखिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विच वन इज नॉट दी प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग, इसका राइट आंसर बनता है आपका रिटेंशन, ठीक है, क्योंकि मेंटरशिप, ओरिएंटेशन, मोटिवेशन ये सब पार्ट होते हैं एडल्ट लर्निंग के। तो एडल्ट लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन इस बार भी आया था प्रिंसिपल के ऊपर, उसके पिछली बार लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था एडल्ट लर्निंग का वो आया था डेफिनेशन के ऊपर कि एडल्ट लर्निंग है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो एडल्ट लर्निंग होती है एडल्ट को पढ़ाने की मेथड जहाँ पर स्टूडेंट पूरा डिपेंडेंट अपने टीचर पे नहीं रहता, जैसे पेडागोजी में पूरा वो डिपेंडेंट होता है, जबकि एंड्रोगॉजी में वो डिपेंडेंट नहीं होता, जो टीचर सिखाती है वो अपना माइंड भी वहाँ पे अप्लाई करता है, इट इज लाइक अ टू वे लर्निंग, ठीक है। सो दैट इज द राइट आंसर। विच लेवल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इन्वॉल्व असेसिंग द फाइनेंशियल बेनिफिट और रिटर्न ऑन ट्रेनिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपने जैसे कर्कपैट्रिक मॉडल पढ़ा है, ठीक है, कर्कपैट्रिक का जो मॉडल है वो यूज होता है इफेक्टिवनेस को चेक करने में, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग का, ठीक है, दैट मॉडल इज इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, राइट। पहला स्टेप है इसमें आपका रिएक्शन, सेकंड है इसमें आपका लर्निंग, RLBR जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में लर्निंग, तीसरा इसमें आपका बिहेवियर और चौथा इसमें आपका रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले जब भी कोई ट्रेनिंग होती है तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इमीडिएट रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं कि क्या जो भी हमने सीखा है ट्रेनिंग में क्या हमें अच्छा लगा या नहीं लगा, दैट इज अ इमीडिएट रिएक्शन, राइट। इसके बाद आता है आपका बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब क्या होता है, सॉरी लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्री एंड पोस्ट, ठीक है, कि आपने ट्रेनिंग के पहले क्या सीखा है और आपने ट्रेनिंग के बाद क्या सीखा है, ठीक है। सपोज मेरी कंप्यूटर में कुछ मार्क्स आए हैं ट्रेनिंग के पहले 20 आउट ऑफ 100 और ट्रेनिंग के बाद आए हैं 80 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे एक लेवल में सुधार हुआ, सो दैट इज अ लर्निंग। फिर आता है बिहेवियर कि आपका जो डे टू डे बिहेवियर है उसमें उस ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट आया। फिर आता है रिजल्ट कि रिजल्ट मतलब प्रॉफिट, कि प्रॉफिट में एक्चुअली क्या फर्क पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पे ये कर्कपैट्रिक मॉडल जैसा ही है, इसमें रिएक्शन भी है, लर्निंग भी है, बिहेवियर भी है, फंक्शनिंग भी, ये चारों है। यहाँ पे बात हो रही है विच लेवल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इन्वॉल्व असेसिंग द फाइनेंशियल बेनिफिट और रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ट्रेनिंग पे जो भी खर्चा हुआ है, सपोज आपने पर एम्प्लॉय लगभग 50,000 का खर्चा किया, लगभग इतना आ जाता है अगर आप बाहर बेचते हो बैंक में, 50,000 का एक एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा हुआ है, बट क्या ROI जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या वो ज़्यादा है या कितना है, ये हम देखते हैं फंक्शनिंग लेवल से, जिसको कई बार रिजल्ट भी कहते हैं। कर्कपैट्रिक ने इसका नाम चेंज कर दिया है, रिजल्ट कहा गया है, ठीक है। तो प्लीज याद रखना अगर ऑप्शन में फंक्शनिंग दिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली, फंक्शनिंग और एक और कोई ऑप्शन था कॉग्निटिव समथिंग, तो कई लोगों ने फंक्शनिंग को आंसर लगा दिया था। वो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ये पूछा था कौन सा इसमें से लेवल नहीं है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का, ऑप्शन ऐसे दिए थे रिएक्शन, लर्निंग, कॉग्निटिव एंड फंक्शनिंग, तो लोगों ने किसी ने कॉग्निटिव किसी ने फंक्शनिंग ऐसे आंसर लगाया था, ठीक है। फंक्शनिंग कॉग्निटिव राइट आंसर था, फंक्शनिंग है ऑलरेडी पार्ट है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का, ठीक है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, क्योंकि ट्रेनिंग इवैल्यूएशन एक ऐसी चीज है, देखिए ट्रेनिंग इवैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है, आपने इतनी मनी इन्वेस्ट की, आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना चाहिए कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो क्या रिटर्न में लेके आ रहा है,
क्या मुझे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, दैट यू शुड नो कि क्या बेनिफिट हो रहा है आपको, राइट। तो ये आप बेनिफिट चेक करते हो रिजल्ट के थ्रू कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट कुछ इंक्रीज हुआ, क्या ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस कुछ इंक्रीज हुई है, क्या कोई फायदा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, ये सब आप रिजल्ट में चेक करते हो, ठीक है। और बिहेवियर होता है आपका कि आपका जो डे टू डे बिहेवियर है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज बिहेवियर, राइट। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज एन इंडिविजुअल फोकस ऑन गाइडिंग दी नेक्स्ट जनरेशन, passing on knowledge, values and sponsoring younger colleague, ठीक है। adolescence, young adulthood, ठीक है, adulthood और maturity, कौन सी स्टेट है जहां पर आपको ये लगता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो फोकस करता है नेक्स्ट जनरेशन पे, या तो अपने जूनियर्स के ऊपर या फिर अपने बच्चों के ऊपर। बेसिकली नाउ दे आर गिविंग बैक टू दी सोसाइटी, ठीक है। अब आप अपने बच्चों के ऊपर काम करते हो, आप अपने जूनियर्स को सिखाते हो, क्या सिखाते हैं, नॉलेज, वैल्यूज, स्पॉन्सरिंग, ठीक है। तो बेसिकली दे आर पासिंग ऑन देयर नॉलेज टू दी जूनियर्स, ठीक है, दे आर पासिंग देयर नॉलेज टू देयर चाइल्ड। नाउ इन टर्म्स ऑफ दैट यू आर गिविंग बैक टू दी सोसाइटी। तो आप इस तरीके से क्या कर रहे हैं, आप सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, ठीक है, कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडोलसेंस, यंग एडल्टहुड, देखिए एरिक एरिक्सन का जो पर्सनालिटी मैंने आपको पढ़ाई थी पेड में और नए बैच में मैं पढ़ाऊंगी अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपकी केस स्टडी आती है, वन लाइनर भी आता है और केस स्टडी भी आती है यहाँ से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका एडल्टहुड। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू सीचिन comprehensive framework of three-dimensional movement in career, which movement occur along the different division and function of the organization। इसको मैंने आपको बोला था, जैसे आपने लीनियर वगैरह करियर कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, सीचिन ने क्या दिया है, VCR दिया है, वर्टिकल, ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल एंड रेडियल। तो यहाँ पे देखिए किसकी, और कॉनिकल क्या है, कॉनिकल इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, राइट, दिस इज द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू सीचिन, राइट, अकॉर्डिंग टू सीचिन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ थ्री डायमेंशनल मूवमेंट इन अ करियर, विच मूवमेंट अकर along with the different division and functioning of the organization। वर्टिकल में आप देखिए क्या करते हैं, वर्टिकल में आप एक ही फंक्शन में आगे बढ़ते जाते हैं, इट इज लाइक अ लीनियर वन। सर्कमफ्रेंशियल में आप क्या करते हैं, आप अलग अलग फंक्शन में, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी रिस्क में काम कर रहे हैं, फिर आपने ट्रेजरी में कन्वर्ट किया, ठीक है, ट्रेजरी के बाद आपने किसी और डिपार्टमेंट में कन्वर्ट किया, सो दैट इज अ सर्कमफ्रेंशियल। और रेडियल में क्या होता है, यू आर ऑलवेज वर्किंग इन दी जेडो एंड आरओ, आप हमेशा जेडो या आरओ में ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका रेडियल। बट अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि कौन सा इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज कॉनिकल। कॉनिकल क्या है, कॉनिकल में आपने हर फंक्शन में काम किया होता है, आपने ब्रांच में भी काम किया है, आपने जोनल ऑफिस में भी काम किया है, और आप बराबर से हायरार्की में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम सीएमडी की बात करें या फिर जो भी टॉप पोजीशन पे होते हैं बैंक में, दे हैव ऑप्टेड एज अ कॉनिकल करियर मूवमेंट। क्योंकि एक चीज आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको सीएमडी बनना है, अगर आपको बहुत हायर पोजीशन अचीव करनी है बैंक में, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे आप हर डिपार्टमेंट में काम किया हुआ आना चाहिए, चाहे वो ट्रेजरी हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, एचआर हो, लगभग सारे डिपार्टमेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं टॉप पोजीशन पे जाना। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू सीचिन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ थ्री डायमेंशनल मूवमेंट इन अ करियर, विच मूवमेंट अकर along the different division and function of the organization। So B is the right answer, ठीक है। अगला देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग एक्सपर्टीज इन डिफरेंट एरियाज, विच करियर कॉन्सेप्ट अलाइन वेल विद द इमर्जिंग सिचुएशन।
ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन emphasis on developing expertise in different areas, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अपेक्स करियर कॉन्सेप्ट लीनियर जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आप एक ही हायरार्की में आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। स्पाइरल में क्या होता है, हायरार्की क्या है, अब जा रहे हैं आप। स्पाइरल में क्या होता है जहाँ पर आप एक जगह काम करते हैं, यू गेन्ड एक्सीलेंस और फिर आप स्विच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है, एक्सपर्टाइज ओरिएंटेड, सो डी इज द right answer. In the context of self-development in relation to the organization, which aspect focus on understanding how an individual can effectively contribute and function within a group, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो, you are functioning within a group। तो इसमें क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब होता है टू डेवलप योर सेल्फ, ठीक है, इनर एंड आउटर। ऐसा नहीं है कि बस केवल ठीक है मेकअप कर लिया बाहर से अच्छे दिख रहे हैं, नहीं, आपको अपनी इनर ब्यूटी को भी डेवलप करना है, ठीक है, आपके नेचर को डेवलप करना है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, सो दैट लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, ठीक है। तो सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब केवल एक्सटर्नल नहीं है, इट इज़ इंटरनल ऑल्सो, ठीक है, दोनों ही होते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, which aspect focus on understanding how an individual can effectively contribute and function within a work group, that is motivational pattern, interpersonal need, locus of control, being an effective member of the work group, ठीक है। इसमें बात हो रही है जहाँ पे एक इंडिविजुअल फोकस करता है, ठीक है, इफेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट एंड फंक्शनिंग विद इन अ वर्क ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, जब आप सारी चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं या फिर लक एंड डेस्टिनी को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरपर्सनल नीड, मोटिवेशन पैटर्न, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बीइंग एन इफेक्टिव मेंबर ऑफ द वर्क ग्रुप। अगर आप एक ग्रुप के मेंबर हैं और बहुत इफेक्टिवली हैं तो डेफिनेटली आप एज एन इंडिविजुअल वहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। वॉट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक दैट charisma is based on leading to emotional attraction and admiration by other, particularly by your junior, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जिसमें आपके जूनियर जो हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मतलब आपको पसंद करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक दैट charisma is based on leading to emotional attraction and admiration by other, particularly by your junior. Intelligence and knowledge, extraordinary physical experience, no, that is not definitely. Exceptional leadership skills and experience, extraordinary personal characteristic. तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक दैट charisma based on leading to emotional interaction and admiration by other, particularly by your junior. तो यहाँ पे B is not the answer, A is not the answer। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके जूनियर आप में ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, होना। और यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं एरिक बर्न की ट्रांजैक्शन एनालिसिस पर, ठीक है। एरिक बर्न ने टीए दिया है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ट्रांजैक्शन यहाँ पे किस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है, उन्होंने बताया कम्युनिकेशन के ट्रांजैक्शन के ऊपर, कि जब दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो उनमें किस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, पेरेंट टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, किस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंसीडर्ड डिजायरेबल फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड एंड बैक फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट और एडल्ट टू एडल्ट। बी ऑप्शन है क्रॉस ट्रांजैक्शन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड एंड अगेन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, क्रॉस ट्रांजैक्शन फ्रॉम एडल्ट टू एडल्ट, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन फ्रॉम नेचुरल चाइल्ड टू लिटिल प्रोफेसर। तो यहाँ पे बात हो रही है कंसीडर डिजायरेबल फॉर इफेक्टिव पर्सनल रिलेशन। कौन सा ज़्यादा बेटर होता है, क्या क्रॉस ज़्यादा बेटर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, या फिर आपका, ठीक है, नेचुरल चाइल्ड टू लिटिल, या फिर क्रॉस ट्रांजैक्शन फ्रॉम एडल्ट टू एडल्ट, या क्रॉस ट्रांजैक्शन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, या चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन है दैट इज मोर बेटर, सो ए इज द राइट आंसर, राइट। यहाँ पर देखिए जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली चीज तो आप लोग सबसे पहले जो ऑफिसर्स अड्डा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जल्दी से उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको जितने भी यूट्यूब वीडियोस है या लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको मिल सके, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप करना है अड्डा 24/7, राइट, और अड्डा 24/7 टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है JIB एंड CIB कैटेगरी में, ठीक है। JIB CIB में ये महापैक है, राइट, दिस इज द CIB महापैक, और यहाँ पर आपको कोड जो अप्लाई करना है वो आपको करना है दैट इज मून 77, ये कोड आपको लगाना है सो दैट 1% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, प्लस कॉइन्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बाय नाउ पर जाना है, बाय नाउ पर जाने के बाद मून 77 ये कोड आपको लगाना है, और यहाँ पर आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अड्डा ऐप यूज करते हैं तो, और प्लस 1 कॉइन आपको मिलेगा। वेबसाइट के थ्रू आपको 77 मिलेगा, बट ऐप के थ्रू आपको यहाँ पे 78% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। इसके अलावा महापैक के फायदे एक बार मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तैयारी के लिए केवल आपके पास 2 या 3 महीने का टाइम बचा, इवन 2 महीने का ही टाइम आप मान के चलो, बहुत कम टाइम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। महापैक के बेनिफिट ये हैं कि इसमें आपको रूरल, HR, IT, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग सबकी आपको यहाँ पे वीडियो कोर्स देखने को मिलेगा, साथ ही जो रिवीजन बैच है वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा पेड बैचेस जितने भी हैं, चाहे वो बायलिंगुअल हो चाहे वो इंग्लिश हो, सारे इसमें आपके इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बेनिफिट है, और अगर आप चाहते हैं अलग से बैच लेना, ठीक है, अलग से बैच अगर लेना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आपका 7 अगस्त को अभी हाल ही में बायलिंगुअल बैच शुरू हुआ है, जिसमें अभी केवल ABFM शुरू हुआ है। BFM आपका अभी परसों स्टार्ट हुआ है, BRBL एंड ABM आपके सितंबर में स्टार्ट होने वाले हैं, एंड दिस इज योर लास्ट बैच, ठीक है। ये आपका लास्ट बैच है जिसमें ABFM शुरू हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको जो कोड लगाना है वो है आपका दैट इज मून 77, एंटर कर देना है, एंड द प्राइस इज 5519, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, राइट, ये कोड जैसे ही आप लगाएंगे मून 77, तो आपको कहीं ना कहीं जो एक एडिशनल डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है, प्लस कॉइन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इंडिविजुअल बैच के लिए भी यही कोड इस्तेमाल होना है, बट इंडिविजुअल बैच में आपका इलेक्टिव पेपर इंक्लूडेड नहीं है, कोई भी इलेक्टिव, ठीक है। इसमें आपका ABM, BFM, ABFM और BRBL ये चारों कंपलसरी पेपर है, जबकि महापैक में आपके सारे इलेक्टिव उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। रूरल भी है, HR भी है, राइट। तो यहाँ पर आप या तो आप इंडिविजुअल बैच ले सकते हैं जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की है, साथ में आप इलेक्टिव ले सकते हो, या फिर आप महापैक ले सकते हो, सो दैट वहाँ पर आपको पूरा एक कंप्लीट बैच आपको वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को अभी हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, अगले सेशन में फिर कुछ ABM के इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।